साक्षियाँ शब्द मंच पर मैं आप सभी मित्रों का और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया है इस मंच को और हमारे जो अतिथि होते हैं सम्मानित उनको भी। और आज एक बार फिर से मैं इस मंच पर स्वागत करना चाहता हूँ श्री सतीश आनंद का। सतीश आनंद जी, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ और इस मंच पर नमस्कार, नमस्कार, आप नमस्कार अभिनंदन और भैया। स्वागत करता हूँ। अपने मित्रों को मैं बता दूं कि सतीश आनंद जी डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्ले राइट, डिजाइनर और एजुकेटर और कल्चरल कहना चाहिए कंसल्टेंट है थिएटर, टीवी और फिल्मों के। इसके अलावा वर्षों से सतीश जी का संबंध पटना से रहा। पटना में कला संगम जैसी एक बड़ी और कामयाब नाट्य संस्था की स्थापना इन्होंने की और उसमें 100-150 से ऊपर अधिक नाटकों में अभिनय किया, निर्देशन किया। कई फिल्मों हिप हिप हुर्रे और बिहारी बाबू, तुम हो दिल में, इन जैसी फिल्मों में अभिनय किया। एक विद्रोह सीरियल जो बाबू कुंवर सिंह के जीवन पर आधारित था, उसमें भी अभिनय किया। और आज भी अभिनय और निर्देशन की यात्रा सतीश जी की जारी है। अभी दिल्ली में निवास कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हुए भी मन इनका पटना की गलियों में और पटना के थिएटर रंग जगत में भटकता रहता है। सतीश जी, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वहीं पर हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि मैं पटना में बैठ के बातें कर रहा हूँ। सच में, हाँ, नहीं, पटना से इतना गहरा लगाव है जी। कि वो पटना का नाम जैसे ही मैं सुनता हूँ ना, तो मैं उड़ के वहीं पहुँच जाता हूँ। क्या बात है, क्या मतलब वो बात है। शरीर से मैं ज़रूर दूर हूँ, लेकिन मन से अभी भी वहीं हूँ। हालाँकि 22 वर्ष हो गए मुझे दिल्ली आए हुए। लेकिन हम्म। ठीक है, यहाँ मजबूरियाँ हैं, उसकी वजह से आपको रहना पड़ता है, करना पड़ता है, काम भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ मन की बात है ना, हम्म। आत्मा वहीं बसती है। तो वो आप लोगों के पास है, आप लोगों ने उसको गिरवी रख लिया जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, हम और लोगों ने गिरवी नहीं, हम लोगों ने सुरक्षित उसको तो अभिलेख। हाँ, जी। वो बार-बार वहाँ वो खींचता है हमारे मुझे। हमारे हमारे हृदय के अभिलेखागार में वो सुरक्षित है। यहाँ थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का और प्यार ही है जिसने ज़िंदा रखा हुआ है, सच में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो वैसे तो एक ये पारस्परिक है ना कि हुँ, आपने जो दिया, वो आपका जो योगदान है उसे तो थिएटर जगत, यहाँ का बिहार का रंग जगत, पटना का रंग जगत, ये कभी नहीं भूल पाएगा कि आपने एक पूरा रंगमंच का एक परिदृश्य बदल दिया। एक नई शुरुआत एक तरह से की कहना चाहिए और शुरुआत के साथ-साथ एक पूरा रंग जगत का एक वातावरण आपने तैयार किया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आज भी लोग याद हाँ, वो तो अब ये है कि अब ये कुछ सोच के थोड़ी किया था। ये तो बस वो धीरे-धीरे अपने आप होता चला गया और हमने तो बचपन में तो इच्छाएँ, महत्वाकांक्षाएँ दूसरी ही रहती हैं कि आदमी क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। जी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इधर सफलता मिलती रही हुँ, हुँ, हुँ। और इसी में रम गए और वही एक रास्ता चुन लिया। अब पता नहीं उसमें किसी का क्या भला हुआ या क्या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि काम हम निरंतर करते रहे और जो एक चीज़ समझ में आती है कि आप अगर ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी लाभ मिलता है लंबे समय के बाद जाके जब ये सफलताएँ होती हैं। हुँ, हुँ। लेकिन समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है ये तो आप नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके हुँ, काम को लोग किस तरह से देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये जी। होता है। आदमी सोच के नहीं करता है कि पता नहीं जो सोच के करते हैं उनको वैसा कुछ मिलता है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये कोई ऐसी सोची-समझी हुई कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी। वो हुँ, हुँ। अपने आप जैसे कहते हैं चलता ना कि गया। आप चल पड़े हैं, तो हुँ, हुँ। रास्ता अपने आप बनता चलता है। जी, जी। तो वो रास्ता बस बनता चला गया, बनाते चले गए और लगा कि शायद इधर ही कहीं कोई मंज़िल है, वाह! वाह, लेकिन वाह! ये तो मंज़िल कहीं दिखाई देती नहीं है, रास्ता ही रास्ता है। तो ये हमने निरंतर पिछली बार यात्रा है, जी, पिछली बार निरंतर एक यात्रा है।
और हुँ, जब आप एक इस कला क्षेत्र में चले आते हैं, जिस तरह का काम आप करते हैं, उसमें कहीं ये लगता नहीं है कि ये ठहराव है। हुँ, क्योंकि जहाँ जिस जगह आप पहुँचते हैं उसके बाद लगता है कि नहीं, अभी तो और बहुत कुछ जानने को बाकी है, बहुत कुछ करने को बाकी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए वो एक भूख या प्यास जिसे कहते हैं, जी। वो निरंतर बनी हुई है, आज तक बनी हुई है। हुँ, और लगता है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, जब मैं दूसरों को सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, हुँ, 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 तो हमेशा लगता है, अरे! ये तो मैंने जाना ही नहीं है, इसको हुँ, भी तो जानना चाहिए था मुझे। तो हुँ, इस तरह से ना एक भूख बहुत बढ़ गई है कि हर चीज़ को जानें। हुँ, 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 और शायद ये अभिनय ये चीज़ सिखलाता है, या निर्देशन भी सिखलाता है कि जब आप अभिनय कर रहे हैं किसी चरित्र को, जब आप जीने की हुँ, चेष्टा करते हैं कोई भी, तो उसके माध्यम से आप पूरे पूरे जगत को जानने की कोशिश हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है। आपको चूँकि उतना रिसर्च करना पड़ता है, आप तो एक हुँ, एक हुँ, कोई दूसरा चरित्र कर रहे हैं, उस चरित्र पर आप कैसे हुँ, उसको जिएँगे मंच पर, किस हुँ, तरह हुँ, से वो प्रदर्शित होगा और वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या जुड़ाव है कहानी के साथ, लोगों के साथ, समाज के हुँ, साथ। तो वो हुँ, जब आप उसका विश्लेषण करते चले जाते हैं, तो उसमें बहुत निरंतर डूबते चले जाते हैं। हुँ, हुँ, ऐसा लगता है कि वो एक चरित्र के बहाने मैं सारी दुनिया को जानने लग गया। उनसे मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, वो एक वो कष्ट साध्य तो है ही, लेकिन वो आपको हुँ, अंदर से एक एक अजीब तरह की आनंद की अनुभूति देता है, या क्या है कि आप शायद कुछ खोज रहे हैं और पा रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, जो हुँ। आपके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ जोड़ता चला जा रहा है, आपकी दृष्टि को संपन्न करता जा रहा है। आप जब ये जीवन जी, को समझने में आपको मदद मिल रही है, जिसमें ये सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। आपका समाजशास्त्र आ जाता है, आपका हुँ, हुँ, विज्ञान आ जाता है, आपका दर्शन शास्त्र आ जाता है, धर्म आ जाता है, हुँ, और जो जितनी भी चीज़ें हैं जिससे ये समाज बना हुआ है, उन सब में आपका दखल होने लग जाता है, और आप फिर उस तरह से अपने चरित्र का विश्लेषण करते हुए उस तरफ जाते हैं। तो ये एक एक बार क्या कहें वो, अब ये भी नहीं है कि आपने जब नाटक कर लिया, मंच पर वो चला गया, तो वो समाप्त हो गया। उसके हुँ, बाद भी उसकी खोज निरंतर बनी रहती है। हुँ, 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 अब इतने सारे मैंने नाटक किए हैं ना, तो मेरी बार-बार इच्छा होती है उनको फिर करूँ, दोबारा करूँ। हुँ, उसमें हुँ। ये छूट गया था। ये चीज़ उस समय समझ में नहीं आई थी। अब उसमें सतीश ये जी, जोड़ जब देते आप जी, अब मैं तो पहले चाह रहा था कि आपकी यात्रा जहाँ पर पिछली पिछली बार हाँ, छोड़ी थी, जहाँ पर आपकी यात्रा वहाँ से मैं शुरू करूँ। हाँ, लेकिन जब हाँ। भी आपने रंगकर्म, रंगमंच और रंगमंच की सार्थकता और इन तमाम चीज़ों, उसके सामाजिक पक्षों पर बात शुरू कर दी, तो मैं सोचता हूँ कि चलिए पहले इन पहलुओं पर ही बातें हो जाएँ। अ, जी, जैसे आपने अभी कहा कि संतुष्टि तो कहीं नहीं मिलती, लगता है कि ये किया तो ये छूट गया, ये किया तो ये छूट गया। लेकिन हम सभी जानते हैं, जो रंगमंच के साथी हैं, आप जैसे विशेषज्ञ हैं, सभी जानते हैं कि रंगमंच एक इकहरा माध्यम नहीं है। ये एक कहना चाहिए कि त्रिआयामी नहीं बल्कि बल्कि चतुर्थ आयामी माध्यम है। यानी जब ये नाट्य रचना रचना जब नाटक रचा जाता है तो वो लेखक की वस्तु होती है। जब ये नाटक गढ़ा जाता है तो गढ़न में निर्देशक की दृष्टि काम आती है। निर्देशक का हाथ होता है। जब वो खेला जाता है नाटक मंच पे तो वो अभिनेता का माध्यम बन जाता है। लेकिन इसका चौथा माध्यम दर्शक, दर्शक तो बहुत ज़रूरी है ना? वो एक दर्शक के बड़ा भी माध्यम है। जी, तो मैं दर्शक जो आपसे हाँ, जानना चाह रहा था हुँ, सतीश जी, कि ये जो हुँ, चौथा माध्यम है दर्शक, तो कई बार हुँ, होता है कि लेखक जब रचता है तो वो चौथे माध्यम को ही ध्यान में रख के रचता है। अगर वो मृच्छकटिकम का आज के संदर्भ में अगर मृच्छकटिकम की रचना, पुनर्रचना, रूपांतरण कर रहा है वो, तो आज के समय और आज
के परिवेश को ध्यान में रख के उसे करना होता है। तो निश्चित ज़ाहिर रूप है से। कि आज का दर्शक वर्ग क्या है, रंग कर्म का और नाटक का, उसे ध्यान में रख के उसे रचना होता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आज जो हम देखते हैं कि दर्शक कहीं पीछे छूट गया है। दर्शक शायद लेखक के ध्यान में भी नहीं है और निर्देशक और अभिनेता के ध्यान में भी। क्या ऐसा कुछ है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें 2 बातें होती हैं किशोर जी, जब हम जी। नाटक कोई कोई नाटक पढ़ते हैं, कई नाटक सामने आते हैं, हुँ, तो पढ़ते हुए आपको कोई अच्छा लगता है, तो जी। पहले वो आपको अच्छा लगता है। उसमें दर्शकों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये बाद की बात है। हुँ, हुँ, पहले वो आपको कहीं से भीतर से आंदोलित कर रहा है या नहीं कर रहा है। हुँ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको जोड़ रही हैं और फिर आपको आपके समय के साथ उस नाटक को जोड़ रही हैं, जो अम, तत्कालीन कोई समस्या है, चाहे जैसी भी समस्या हो, हुँ, पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हुँ, कैसी हुँ, भी हो, तो वो राजनीतिक हो, किसी हुँ, भी हुँ, तरह की, जिससे, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, मानवीयता सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो अगर आपको छूती है या नहीं छूती है, सबसे पहली हुँ, बात तो ये है। जी। अगर वो छूती है, तो फिर आप उस पे काम करने लग जाते हैं। हुँ, अगर हुँ, आप उसको निष्ठापूर्वक कर रहे हैं हुँ, और ईमानदारी है आपको, उसे जब आप मंच पे लेके आ हुँ, रहे हैं, हुँ, तो हुँ, वो दर्शकों को पसंद आएगा ही। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आपको पसंद आ गया है, तो वो दर्शकों को पसंद आएगा। ये हुँ, दर्शकों को पसंद आएगा इसलिए ऐसा करता हूँ, तो उसमें बहुत चूक होने की संभावना है, और उसमें हुँ, ये है कि भाई दर्शकों को ये पसंद आता है, तो चलो ये कुछ ये डाल देते हैं, कुछ ये मसाला डाल देते हैं, तो वो हुँ, मसाले वाली चीज़ें हो गई। हुँ, हुँ, पीछे कहिए या फ़ॉर्मूलाज़ कहिए आप उसे, हुँ, कि जो चीज़ें आसानी से लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको आनंद आता है। हुँ, हुँ, वो वैसा नहीं, मैंने तो आज तक इस तरह का कोई नाटक जो मैंने किया है, जो हुँ, मैंने सिलेक्ट किया है, अब हुँ, जैसे, चूँकि पटना में रह के तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन दिल्ली में आके ये हुआ कि दूसरे लोगों ने जब मुझे बुलाना शुरू किया कि आप आपके हमारे यहाँ आके ये नाटक कर दीजिए, तो वो नाटक उनके पास होता था, वो मुझे नाटक दे देते थे। अब उस नाटक को पढ़ना है और पहले आपने उस नाटक से जुड़ना है, फिर तभी समाज जुड़ेगा। तो उसमें कभी भी ये नहीं रहा कि दर्शकों को ये पसंद आएगा, ऐसा हुँ, हुँ, कभी सोच के नहीं। मुझे ये लगता है कि मैं जब एक नाटक कर रहा हूँ, तो इससे समाज को क्या मिलने वाला है, क्या सोचेगा आदमी, मैं सोच रहा हूँ, तो दर्शक भी ये सोचेगा या नहीं सोचेगा, ये होता है। इस तरह हुँ, से हम उससे जुड़ते हैं, और पहले दर्शक को ख्याल रखे फिर तो आप नाटक लिख ही नहीं सकेंगे। आप किसी समस्या पर बहुत गंभीरता से बातचीत कर ही नहीं पाएँगे कि पता नहीं ये दर्शक को समझ में आएगा या नहीं आएगा, उसको अच्छा ले। अब ये होता ये है कि जब नाटक, एक निर्देशक के नाते, जब हम किसी भी कथा वस्तु कितनी भी गूढ़ हो, कितनी भी जटिल हो, अब मंच पर जब वो आ रही है, तो वो कितने सरल ढंग से दर्शक तक पहुँचाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हुँ, अगर आप सिर्फ प्रतीकों में बात करेंगे, हुँ, हुँ, सिर्फ प्रतीक दिखाएँगे, तो फिर दर्शक उलझ जाएगा, दर्शक की समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि हुँ, आपने तो डेढ़ महीना रिहर्सल की है या 2 महीना रिहर्सल की है, आप शायद उसके, आपके अभिनेता या सारे लोग उन प्रतीकों का अर्थ समझ गए हैं, लेकिन जो दर्शक सिर्फ 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए पहली बार उस नाटक को देख रहा है या पढ़ सामने है, उसके सामने वो रचना आ रही है, तो वो इतनी जल्दी उसके साथ कैसे जुड़ेगा? इसलिए जो प्रदर्शन है, जो आपकी प्रस्तुति है, वो हुँ, इतने सरल ढंग से होनी चाहिए। सरल ढंग का मतलब ये नहीं है कि वो बचकाना, हुँ, हुँ, बचकाने का मतलब है सरल भाषा में कोई बात कही गई हो। हुँ, क्योंकि ये कई बड़े-बड़े लेखकों ने भी लिखा है हुँ, कि सरल भाषा में बात कहना, अपनी बात को कहना सबसे कठिन होता है। बिल्कुल। तो ये हाँ, ये मेरा ख़्याल शायद पहले कभी जवाहरलाल नेहरू ने को कोट किया था, टी.एस. इलियट ने ये बात कही थी। हुँ, एक बहुत हुँ, बड़े पोएट हुए जो इंग्लिश हुँ, के, हुँ, उन्होंने ये हुँ, कहा कि सरल भाषा में अपनी बात को कहना सबसे कठिन होता है। क्योंकि जब आप कोई बात करने लगते हैं, तो वो
वो डिक्शनरी से बड़े बोझिल शब्द उठा के ले आते हैं, हुँ, ताकि सुनने वाला भाषा से ही प्रभावित हो जाएगा। तो लेकिन अगर उसका अर्थ ही उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेकार है। तो उसी तरह से नाटक को मैंने ये आज तक ये समझा है, नाटक को हुँ, करते हुए भी, और शायद हुँ, लोगों ने इसीलिए इतना पसंद भी किया मेरी प्रस्तुतियों को, कि मैंने हुँ, उसको सरल से सरल भाषा में कहने की बात कही, करने की, और अगर प्रतीक यूज़ इस्तेमाल किए भी हैं, तो वो बहुत सरल हैं, बहुत आसानी से आपको आप उसे ग्रहण कर सकते हो, समझ सकते हैं कि इस प्रतीक का क्या अर्थ है। ये नहीं, मैं 2 नाटकों थे। का उदाहरण देना चाहूँगा। आपने बात तो सही की भाषा को हुँ। लेकर के और थिएटर की भाषा कैसी होनी चाहिए कि लोगों तक वो संप्रेषित हो। नहीं, प्रस्तुति, भाषा जी, तो नाटककार ने दी है, जी, जी। भाषा को हम टच नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नाटककार ने जो भाषा दी है, उसको मैं टच नहीं करता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक नाटककार ने, लेखक ने जो रचना रची है, जिस हुँ, भाषा में वो कहना चाह रहा है, उस हुँ, भाषा का उसने इस्तेमाल किया है। तो एक निर्देशक के नाते और एक अभिनेता के नाते, क्या हुँ, आप उस भाषा को संप्रेषित कर सकते हैं? हुँ, 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 आप किस तरह से उस भाषा को संप्रेषित करेंगे? हुँ, बिल्कुल। कैसे उसके अर्थों को बाहर निकाल के लाएँगे? अगर हुँ, आपने भाषा बदल दी, तो इसका हुँ, मतलब ये है कि लेखक जो अभिनेता है, वो अपनी भाषा में उसको बदलना चाहता है, जिस तरह से वो बोलता है। हुँ, तो फिर तो मैं आ गया उसमें, हुँ, माने अभिनेता का निजी जीवन आ गया, या निजी उसकी भाषा आ गई। क्यों? हुँ, जब एक लेखक ने इतनी मेहनत करके एक नाटक रचा है, उसको एक भाषा दी है, तो ये मेरा ये कर्तव्य होता है, मेरा ये धर्म होता है कि मैं उसकी भाषा के साथ वो खिलवाड़ नहीं करूँ। मैं उसकी हुँ, भाषा को नहीं बदलूँ। हाँ, हुँ, कोई एक आध शब्द कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अभिनेता अगर नहीं बोल पाता है, तो कोई एक जी, पर्यायवाची उसके लिए ले लिया जाता है। लेकिन मैं इस पे बहुत सख्त हूँ हाँ, कि हाँ। लेखक की भाषा को नहीं बदलना है। नहीं, मैं आप जो बात आप कहने जा आप रहा अगर था। उसकी भाषा को बदल रहे हैं, जी, तो फिर इसका मतलब आप रूपांतरण कर रहे हैं, तो फिर आप रूपांतरित कीजिए। फिर हाँ, आप उस हाँ, लेखक, हाँ, ये चीज़ है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए मैं जो हाँ, बात सामने रखना चाह रहा था आपके, हुँ, हुँ, मैं 2 नाटकों की बात करने जा रहा था, वो आपने हुँ, नाटक प्रदर्शित भी किए हैं, एक तुगलक हाँ, और एक आधे अधूरे। हाँ, दोनों की भाषा और दोनों के ट्रीटमेंट में, नाटक के ट्रीटमेंट में, कथ्य में भी बहुत फ़र्क है। बहुत अंतर है, बहुत जो भी जानते हैं, सभी जानते हैं। हुँ, हुँ, तुगलक की भाषा जितनी कठिन है और उस पर अभिनय करना उतना ही कठिन है। हुँ। मुझे याद है जब मैंने आपका शो ये तुगलक देखा था तो अच्छा, हाँ, देखा था? हाँ, अरे हाँ वाह! जी, हाँ, हाँ, आपके पुराने अच्छा। नाटकों को मैं देख चुका हूँ, ज़्यादातर नाटक अच्छा, आपके मैं हाँ, देख अरे चुका वाह! हाँ, हूँ। तो उसमें हुँ, आपने कहीं ये कहा था या लिखा था कहीं कि उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ा अभिनेताओं के पीछे क्योंकि उसमें तलफ़्फ़ुज़, हाँ, उच्चारण अच्छा, दोष बहुत थे हुँ, कलाकारों के अंदर और आपने हुँ, सबको माँज-माँज कर आपने उसको उस लायक बनाया। हुँ, तो हुँ, एक तरफ तुगलक जैसा नाटक मैं संप्रेषण की बात कर रहा हूँ, भाषा की बात हुँ, नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हुँ, जो हुँ, आपने बात कही, हुँ, उसी बात के हुँ, क्रम में मैं कह रहा हूँ कि तुगलक हुँ, जैसा नाटक और दूसरी तरफ आधे-अधूरे, आधे-अधूरे का कथ्य बहुत लगता है कि सामान्य और सिंपल है। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बिखराव और विघटन होता है, हुँ, हुँ। उसका प्रभाव उस परिवार पर है और महत्वाकांक्षाएँ बहुत प्रबल हैं वहाँ। ये कथ्य है उस नाटक का। लेकिन तब भी क्या वो चुनौतियाँ हैं दोनों नाटकों के अंदर कि एक नाटक की दिशा को दूसरी तरफ ले जाती है, एक नाटक की दिशा को दूसरी तरफ ले जाती है। एक में सरलता है, लेकिन दूसरे में शिल्प का रचाव और उसका जो गठन है, वो बड़ा जटिल है। तो आपको क्या लगता है कि इस 2 तरह के नाटकों में ध्रुव कितना अंतर है दोनों में? और कितनी कठिनाई एक निर्देशक को होती है ऐसे नाटकों के प्रदर्शन में? अब ये है ना कि तुगलक जो है, उसकी भाषा जो है उर्दू और फ़ारसी, अरबी के शब्द हैं उसमें। हुँ, तो अब आप अभिनय कर रहे हैं, तो अब उर्दू को फिर उर्दू की तरह ही बोलना पड़ेगा। अब ये जी। नहीं है, क्योंकि उसमें जो तुगलक है, वो तो पढ़ा-लिखा आदमी है, या उसके जितने भी अ, कोर्ट के लोग हैं, दरबार के लोग हैं, वो सारे पढ़े-लिखे हैं, वर्दी भी पढ़ा-लिखा है, सब हुँ, पढ़े-लिखे लोग थे।
और वो उर्दू अच्छी बोलेंगे। अब जो सामान्य लोग हैं, अभी जैसे हम देखते हैं कि बहुत से मुसलमान सज्जन जो हैं वो नुक्ते नहीं लगाते हैं। हुँ। वो लेकिन वो उस तरह का चरित्र है अगर, तो जो भाषा है उसकी वो आपको, अगर आप दरबार के कुछ बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं या राजा, आप नवाब बन रहे हैं, कुछ भी ऐसा बन रहे हैं, तो आपकी भाषा तो शुद्ध नहीं होनी तो चाहिए। उसमें तो और आपने उसमें किया भी है वो प्रयोग, जैसे माटी गाड़ी में जो शकार का कैरेक्टर है, चरित्र है, तो वो स को श बोलता है। हाँ, जो उसमें राजा उसमें का वो साला है वो स को श हाँ, बोलता है। हाँ, नहीं वो वो उसका मेरा चरित्र भी मेरा चलता है। वो मेरा प्रयोग नहीं था, वो लेखक ने वो ही तो ऐसा लिखा लेखक था। किया, हाँ, हाँ, लेखक, हाँ। वो स तो को श उसमें एक बोलता है। अलग, हाँ, अलग से एक उसको वो दिखाने हाँ, के लिए कि एक जाहिल किस्म का आदमी है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो जाने की वजह से हुँ, वो हुँ, हुँ, कितना आतंक फैला सकता है। हुँ, तो हुँ, ये वो उसकी तरफ वो ले जाता है। लेकिन तुगलक में चूँकि भाषा हुँ, सबकी उर्दू ही थी, तो हुँ, इसलिए सारे अभिनेताओं को उसके लिए तैयार करना पड़ रहा था। और हमारे बिहार में ये मुश्किल है, तो हिंदी में ही समस्या है। सा, श, र, ड़, व, ब, हुँ, भ, हुँ, ये सब ल, न, कई हुँ, शब्द, कई अक्षर हैं जो हुँ, हुँ, गलत बोले जाते हैं या उस तरह से वहाँ बोलचाल की भाषा में आते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, बोलचाल की भाषा में, अगर बोलचाल की भाषा में नाटक के संवाद लिखे गए तो ठीक है, वो ऐसा बोल सकता है। लेकिन हुँ, अगर उर्दू में है, फारसी में है, तो फिर उसको उसी तरह से बोलना पड़ेगा। इसलिए बड़ी हुँ, मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए हुँ, उसमें लगभग 8, 9 या 10 महीने हमें लग गए थे उस नाटक को तैयार करने में। और हुँ, उसमें हुँ, लगभग 70-80 कलाकार, लड़के लड़कियां आए थे। और हुँ, जो 2-3 दिन मेहनत करते थे, फिर भाग जाते थे, क्योंकि हुँ, वो उनसे बोला ही नहीं जाता था। और कठिन है, 1 दिन, हुँ, 2 दिन, 4 दिन में ये नहीं आता है। बहुत लंबा अभ्यास आपको करना पड़ेगा, अपने आप पे हुँ, ज़ोर डालना पड़ेगा। और ये हुँ, उस तरह का नहीं है कि भई आपको रोल मिल गया, आपने जैसे भी पढ़ दिया। तो मैं तो हुँ, उसमें विश्वास करता ही नहीं हूँ। और हुँ, मैं हमेशा चूँकि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लौट के आया था, तो हुँ, जब अपने अभिनेताओं के साथ काम करने लगा, तो मुझे पता लगा कि इनको सबको तो कुछ सिखाना पड़ेगा ना। तो सिखाने के लिए अब उतना लंबा हम कोई ट्रेनिंग कैंप तो लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब हम रीडिंग करते थे, नाटक की रीडिंग, पहली जो हुँ, रीडिंग, वो काफ़ी लंबे समय तक, 1-1 महीने तक मैं सिर्फ रीडिंग ही कराता रहता था। हुँ, हुँ, उसमें 2-3 बातें होती थी। उसमें एक ये होता था कि एक तो ये है कि वो शब्द आपको, आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा, आपके उच्चारण ठीक करा देंगे हम। दूसरा ये है कि आप जैसे-जैसे उसको जितनी बार पढ़ेंगे, आपको वो नाटक समझ में आएगा, आपको अपना पात्र समझ में आएगा। और रीडिंग के दौरान ही आपको चरित्र समझ में आने लगता है। और ये चीज़ ना मुझे रेडियो नाटकों में काम करते हुए मुझे ये सीख मिली थी। हुँ, क्योंकि हुँ, रेडियो में जब मैं 1965 में हुँ, हुँ, ऑडिशन हुआ, तो उसके बाद जो हमें नाटक मिलते थे, और गोपाल बाबू थे, ग्रेट गोपाल हाँ, प्रसाद जी, बहुत, बहुत, वो मेरे पहले गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे संवाद बोलने सिखलाए, और बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, क्या बात हुँ, है! हुँ, और हुँ, क्या वो भावनाएँ, इमोशंस को लाना, ले जाना, और कमाल करते थे। ये गोपाल बाबू और पुष्पा आर्यानी, पुष्पारानी, हाँ, इन दोनों की जोड़ी थी, और बड़ी मशहूर जोड़ी थी। और हर नाटक में ये नायक-नायिका मुख्य भूमिकाएँ यही दोनों करते थे ज़्यादातर। तो इनको सुनना अपने आप में अनुभव होता था। हुँ, हुँ, और इन्हीं को देख के, सुनते-सुनते हम लोग ने सीखा, और जाके बैठे रहते थे गोपाल बाबू के यहाँ भी। तो रेडियो प्लेज़ में, जब रेडियो आपने आपके रेडियो में ये है कि भई आप डायलॉग याद नहीं करने हैं आपने, आप तो पढ़ के बोलना है। अब उसमें ये दूसरा होता था कि जब पढ़ के बोलना है, तो आपको वो संवाद दिखना भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, और उसके हुँ, हुँ, पीछे क्या भाव हैं, ये पता हुँ, होना चाहिए। तो ये हुँ, एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग, जिसे नाट्यशास्त्र में वाचिक अभिनय कहा गया, वो हुँ, वाचिक अभिनय आपका रेडियो स्टेशन है। जी, सबसे अच्छी ट्रेनिंग है वो, वाचिक अभिनय की, बिल्कुल, रेडियो बिल्कुल। रेडियो प्लेज़ में काम करना। क्योंकि हुँ, आपने अपने चरित्र को संवादों के माध्यम से सृजन उसका करना है। हुँ, हुँ, आपका चेहरा तो नज़र आ नहीं रहा है। हुँ, अभिनेता या अभिनेत्री का चेहरा तो नज़र आ नहीं रहा है, सिर्फ़ आवाज़ से जो श्रोता है वो आपको पहचानेंगे कि आप कौन-सा रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, और उसको वो निभाया जाता है।
और हुँ, श्रोता उसको अंत तक उसका आनंद लेता है, उस हुँ, रस में डूबता है। तो इस तरह से भाषा पर मैंने बहुत काम शुरू से ही मैं अपने अभिनेत्रियों के साथ करा देता था, ताकि उसके साथ-साथ उसका चरित्र चित्रण भी हो जाता था और हुँ, वो हुँ, आपको बोलना आ जाता था। तो हुँ, नाटक का आपका 50% काम हो गया अगर आपको शब्द समझ में आ गए। हुँ, क्योंकि शब्द अगर आपको समझ में आ गए तो हर शब्द अपने हुँ, पीछे एक भावना लिए हुए है, एक भाव लिए हुए है हुँ, और वो भाव ही समझ में नहीं आता है अभिनेता को। जब उसको हुँ, डायलॉग दिए जाते हैं ना तो उसे समझ में हुँ, वो बोल देता है। कभी हँस के बोल दिया, कभी रो के बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, लेकिन उसमें एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, ये आपको धीरे-धीरे समझ में आता है क्योंकि हर शब्द, शब्द का एक अर्थ है, फिर जो किस वाक्य एक वाक्य बन रहा है, वाक्य का एक अर्थ है, फिर हुँ, जो सिलेबल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, शब्दों के बीच में एक स्पेस होता है, वाक्यों के बीच में एक स्पेस होता है। इस जी, स्पेस को अभिनेता कैसे भरेगा? किन चीज़ों से भरेगा? हुँ, खाली तो नहीं हो सकता ना। तो हुँ, वो एक निरंतरता आपके भावनाओं में, आपके चरित्र में रहनी चाहिए। तो वो आप जब इस पे रीडिंग पे काम करते हैं, तो हुँ, हुँ, उससे आपको चरित्र बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो ये हुँ, काम हमने तुगलक में भी किया, हर नाटक में मैं ये करता था। अब हुँ, वो चूँकि वो एक ऐतिहासिक चरित्र को लेके लिखा गया था, उसका एक रेलेवेंस था हमारे समकालीन रेलेवेंस था, आज भी है। तो हुँ, वो इसलिए आपको वो भी समझना है कि उसका रेलेवेंस आज का क्या है और उस चरित्र को भी आपने करना है, उसकी भाषा को भी आपने उसी तरह से निर्वाहित करना है। तो ये काम किया। अब आधे अधूरे पे आप आइए, आप आधे अधूरे में भाषा तो सरल है। एक नई हुँ, भाषा, एक नई रंग भाषा मोहन राकेश ने आधे अधूरे के माध्यम से दी। ब हुँ, ए भारतीय रंगमंच को हम कहेंगे, हिंदी रंगमंच को तो दी ही, भारतीय हुँ, रंगमंच को उन्होंने एक इतनी सरल भाषा में सारी हुँ, चीज़ें कही जा सकती हैं, हर चीज़ कही जा सकती है। हुँ, ये बात है। लेकिन सरल भाषा को बोलना उतना आसान नहीं है, हुँ, हुँ, वो और मुश्किल है, जी। वो और मुश्किल है। क्योंकि क्योंकि उसमें जो जो आधे-अधूरे में जो 3 चरित्र हैं नहीं जुनेजा 5 5 के 5 च 5 5 चरित्र 5 हैं और हाँ, पाँचों आप करते थे मुझे याद है और हाँ, पाँचों चरित्र की भाषा और उ उसका अपीयरेंस सब अलग-अलग ओके। है। हाँ, हाँ, बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसको तो एक ही मतलब कि एक ही स्तर पर जा कर के और 5 अलग-अलग चरित्रों का निर्वाह करना, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आधे-अधूरे दिखने में लगता है कि सरल है, लेकिन बहुत उसका कठिन है, विन्यास बहुत जटिल है। बहुत जटिल बहुत जटिल है और उसको हुँ, करना भी उतना ही कठिन है। 5 चरित्रों को आपने सबको अलग-अलग करना, उनकी जो आंगिक भाषा है, दैहिक भाषा जो हुँ, आप हुँ। बॉडी लैंग्वेज मुझे कहते हैं, आपको मुझे जब तक बॉडी जी। लैंग्वेज आप अलग नहीं करेंगे, तब हुँ, तक हुँ। वो चरित्र अलग होगा नहीं। तो हाँ, ये उसमें सबसे कठिन काम था कि मुझे पहले आप जी। हाँ, बोलिए, मुझे बोलिए। आधे-अधूरे आपके एक आधे-अधूरे के शो की घटना मुझे याद आ रही है और मुझे ये इस घटना की याद इसलिए है कि उसमें एक आपकी पहली चीज़ तो ये है आधे-अधूरे के साथ जो आपने आधे-अधूरे के तो बहुत सारे प्रदर्शन किए। जगह-जगह जाके किए, पटना में भी किए और हर आधे-अधूरे मुझे लगता है कि हर 2 शो के बाद आपकी जो सावित्री जो चरित्र थी, वो परिवर्तित हो जाती थी। हाँ, वो हाँ, फिर हाँ, एक हाँ। नए नए रूप में नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, एक नहीं। आधे-अधूरे के मुझे याद है, वो शायद 1996 के आस-पास उसका प्रदर्शन हुआ था, जिसमें रागिनी प्रकाश कर रही थीं सावित्री का चरित्र। आपको याद है? नहीं, 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 रागिनी ने नहीं किया था। वो इन्होंने अंजना भंटी ने किया था। हाँ, लेकिन वो कुछ उसके पर्दे के पीछे की कहानी मुझे पता चली कि पहले रागिनी प्रकाश करने वाली थी, बाद में उन्होंने मना कर दिया और ऐन शो के वक़्त उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूँगी। नहीं, उसके नहीं, बाद वो नाटक था ताम्रपत्र। ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र नाटक अच्छा, था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो रिहर्सल में आती थी, बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, बहुत टैलेंटेड। उनका पूरा परिवार, उसकी बड़ी बहन भी बाद में उन्होंने सावित्री की भूमिका मेरे साथ 1976 में जब हमने इस नाटक को किया हुँ, था, आधे हुँ, अधूरे को दोबारा, तो उसमें अच्छा, उन्होंने भूमिका निभाई थी। फिर 78 में भी किया था, जब हुँ, हुँ, पहला
नहीं, दूसरा नाट्य समारोह जब हमने किया था उसमें आधे अधूरे में उन्होंने काम किया था, हुँ, 79 में भी। तो हुँ, वो उस नाटक में वो रागिनी जो है वो काम कर रही थी, और उसके पति जो थे वो बहुत गलत तरह का व्यक्ति था और बहुत गलत उससे व्यवहार करता था। और वो हुआ ये कि पता नहीं, जब हम नाटक करते हैं तो कार्ड हम लोग सबको दे देते हैं, तो जिसको मैंने हुँ, कार्ड दिया था वो शायद कार्ड उनको पहुंचा नहीं पाया, उसके पति को नहीं दे पाया। तो उसका पति बड़ा नाराज हो गया, तो उसने हुँ, अपनी वाइफ को मना कर दिया कि नहीं, तुम नाटक में काम नहीं करोगी। और हुँ, हमारा नाटक उस दिन वो शो अनाउंस था, और हुँ, हम इंतजार करते रहे, लेकिन उसने कहा नहीं, और वो उसको नहीं करने दिया। और फिर बाद अच्छा। में, हाँ, फिर बाद में तो जैसा उसने फिर उसको तो रागिनी को जला ही दिया था। तो ओह बहुत ही हो! बड़ी बड़ी बड़ा बहुत ही दुखद, बहुत अजीब हुँ, सी वो घटना थी वो। बहुत हुँ। गलत, जीवन में कोई गलत आदमी इस तरह का आ जाता है लेकिन तो फिर उसको तो, हुआ क्या उसमें सतीश जी? फिर अंजना भंटी आईं अंतिम नहीं, क्षण फिर में। हमने वो नाटक, नहीं, वो नाटक फिर हमने स्थगित कर दिया, और फिर उसकी जगह हमने दूसरे नाटक जो उस फेस्टिवल में होने थे वो हुँ, फिर किए। वो नाटक अच्छा, नहीं, फिर जब दोबारा उसको किया तो फिर हुँ, अंजना भंटी ने उसमें भूमिका अच्छा। निभाई थी। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि आप उसमें विनीता अग्रवाल ने किया, पहला, उसमें जी, उसमें श्रुति शुक्ला भी शायद उन्होंने नहीं, काम किया। नहीं, श्रुति शुक्ला नवनीत नहीं उसमें। नवनीत ना, शर्मा ने किया? ना, 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 ना। ये इन्होंने नहीं सावित्री किया। की, नहीं, सावित्री की भूमिका जो है वो पहले हाँ, एक बिन्नी कपूर थी, विम्मी कपूर थी। अच्छा, 1900 अच्छा। 1970 में, हाँ, 1972 में विनीता अग्रवाल थी, फिर हुँ, हुँ, 1976 में वीना सिन्हा थी, अच्छा, 1979 में भी वीना सिन्हा थी, फिर हाँ, 1984 में जो किया हमने बॉम्बे में, हाँ, उसमें अंजना भंटी थी। फिर दिल्ली अच्छा, में, नहीं, दिल्ली में नहीं किया था, बॉम्बे किया था, और उसके बाद देहरादून किया था, पटना में भी किया था। तो हुँ, हुँ। उसमें आखिरी जो है वो अंजना जी थी। ये आप इन लोग थे। आपके साथ मुझे जो ज्ञात है और मैंने देखा है जो अपनी आँखों से कि आपके साथ एक साथ 3 पीढ़ियाँ चलती रहीं। एक तो आपके समकक्ष समकक्ष आपके हम-उम्र लोग थे, हाँ, आपके मित्र थे, वसंत हाँ, कुमार जी थे, ऋषिकेश सुलभ हाँ, थे, एस.एन. हाँ। मिश्रा, सुमन कुमार, नहीं, विनीता ऋषिकेश अग्रवाल। श्वरत तो छोटा था। अच्छा, ऋषिकेश श्वरत तो बहुत छोटा था। ये लोग तो अच्छा, 76 में आए थे। ये तो बाद में जब आए हम थे। तुगलक तुगलक कर रहे थे ना, उस समय जो एक जो अच्छा, अच्छा, काफ़ी अच्छा, अच्छा। आर्टिस्ट हाँ, आए हाँ। थे, हुँ, नए हुँ। सारे। हाँ, परवेज़ आया था उसमें, जावेद आया हाँ, था, हाँ। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन हाँ, शुरू में विनीत आया शायद था। वो शांता जेटली वग़ैरह आपके उस समय शा थीं। हाँ, शांता जेटली ने उसमें अंधा युग में काम किया था। माया शंकर रही होंगी, माया शंकर रही होंगी। हाँ, माया माया भी बाद में आई, माया भी हुँ, आई 77 में आई माया। अच्छा। और माया उसके थी ना बाद 77 में आई। हाँ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आपने हुँ, देखिए कैसे आपने धीरे-धीरे लोगों को तैयार किया हाँ, रंगमंच और इसके लिए। एक तो ये पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी जो आई थोड़े बाद में आई जो जिसमें कन्हैया, प्रहलाद, झुन्नू हुँ, श्रीवास्तव, विनीत कुमार हुँ, जो अभी हुँ, फ़िल्मों के बड़े एक्टर हैं, शिव शंकर रत्नाकर, कृष्ण मुरारी, ये सारे लोग आए। इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए और उसमें नीलेश मिश्रा आए, वाणी सिंह, वालसा उपल, कितने नाम गिनाऊँ? श्वेता घोष, कविता कुंद्रा, मैं मुझे तो सारे नाम हाँ, हाँ, याद है। बिल्कुल, बिल्कुल, अरे यार, अ, हुँ, पूजा हुँ, वर्मा, रश्मि हुँ, सिन्हा, ये सारे लोग हुँ, आपके साथ हाँ, आए। तो बिल्कुल, मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूँ कि इतना सारा कुछ आपने किया और नीलेश्वर मिश्र तो आपने जो बाद में विदेशिया शैली के नाटक शुरू किए, उसमें नीलेश्वर मिश्रा तो बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत थे कला बढ़िया, बहुत संगम की, बढ़िया, मैं बहुत तो बढ़िया। मानता हूँ। नहीं, विदेशिया में हमारी जो पूरी टीम थी, वो बहुत गज़ब की थी। सारे के सारे, चूँकि ये जितने भी आर्टिस्ट थे, ये सारे एक तो खुद ही गाने वाले भी थे और बजा भी लेते थे, वाद्य संगीत भी। तो इसलिए हमें बड़ी सुविधा हुई, मुझे काम करने में बड़ी सुविधा हुई, और इनका बड़ा योगदान रहा। इन लोगों ने, सबने बड़ी मेहनत की। गाने में नायाब हमारी टीम थी, उसमें विनीत कुमार झा हो गया, नीलेश्वर हो गया, कन्हैया हो गया, प्रहलाद हो गया, अशोक पांडे,
ढोलक भी बजाता था, गाता भी बहुत अच्छा था। हाँ, झुन्नू श्रीवास्तव ताशा बजाता था, गाता भी अच्छा था। कन्हैया गाता भी अच्छा था, और वो बांसुरी भी बजाता था, करताल भी बजाता था। अजीत कुमार अकेला बहुत अच्छा गायक था। ये फिर हुँ, दीपू हुँ, बहुत अच्छा गाता था। उसका भाई जी। अप्पू, वो भी बहुत अच्छा गाता था। उसकी बहन, वो भी बहुत अच्छा गाती थी। पूजा यहाँ बहुत अच्छा अभी गाती थी। हैं? अभी आपने दीपू और अप्पू का नाम लिया, अभी यहाँ हाँ। सामने अवनींद्र आशुतोष दिखाई दे रहे हैं और बहुत वो बढ़िया बहुत सारे थे। लोग आपके हाँ, बहुत और सारे चाहने वाले यहाँ जुड़े हुए हैं प्रवीण हमारे साथ। प्रवीण जी, सिसोदिया, वो बहुत अच्छा गाता था। रमेश अच्छा गाता था। रविंदर अच्छा गाता था। अहिंदर अच्छा गाता था, वो हारमोनियम भी बजाता था और गाता भी था। बड़ा दुर्भाग्य है, वो बेचारा इतनी जल्दी चला गया। हुँ, ईश्वर हुँ। उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत बड़ा झटका, दुख लगा हमें जाने का। तो तो आपने ये जो सारी इतने सारे लोगों को आपने तराशा, मांझा, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, ये भी कहना चाहिए। और क्या हुआ ऐसा, मैं थोड़ा-सा क्षमा करेंगे मुझे, मैं इस प्रसंग को थोड़ा दूसरे तरह से लाना चाहता हूँ। आपके हाँ, लिए कष्टदायक थोड़ा-सा है। हुँ, मुझे पता है कि आपने उस दौरान अपना बहुत कुछ खो दिया और ईश्वर नहीं करे किसी के साथ ये हो, आपने अपने इकलौते पुत्र को खोया, आपकी पारिवारिक समस्याएँ थीं। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिसके चलते कला संगम आप चले गए दिल्ली, उसके बाद कला संगम टूट गया, उसकी गतिविधियाँ रुक गईं और ये बिखर गई संस्था। क्या लगता है कि क्यों कुछ ऐसा हो सकता था, उसमें गुंजाइश थी कि इसको फिर से ठीक किया जा सके? अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं नहीं, अगर नहीं, मैं तो ऐसा है कि जब मैं दिल्ली आ गया तो उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये लोग चला सकें। जी। और दिक्कत उसमें क्या हो जाती है पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग थे, ये सारे के सारे नौकरी करने वाले थे। जो एक मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ये थी। चूँकि मेरा बिज़नेस था, तो मैं पूरा समय देता था, बाकी सारे लोग नौकरियाँ करते थे हुँ, या हुँ। अपने-अपने उनके काम थे। आप संस्था चलाने के लिए तो आपको उसमें बहुत समय चाहिए। जी। संस्था चलाने के लिए आपको सिर्फ़ नाटक ही नहीं करना होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उनका जुगाड़ लगाना पड़ता है आपको। और हुँ, आर्थिक रूप से तो हम कहीं से भी संपन्न नहीं थे, किसी तरह से संस्था चल रही थी, रिहर्सल की जगह हमारे पास नहीं होती थी, अंत तक नहीं रही। वो तो कृपा है उनकी, नवल बाबू की, कि उन्होंने 6-7 साल हमें अपनी वो जगह दिए रखे, और उसके बाद फिर हम फिर सड़क पर आ गए थे, और सड़क हुँ, पर आने के बाद फिर हमने इतना सामान बनवा लिया था, अब उसको हुँ, कहाँ रखें? तो फिर हुँ, गफूर साहब उस समय रिटायर्ड यानी एक्स चीफ मिनिस्टर, वो जी, छज्जूबाग में रहते थे जहाँ भी आपका दूरदर्शन है, तो उनको हुँ, उर्मिला बहादुर हमारे यहाँ थी, उन्होंने बड़ी हुँ, बड़ी मदद की संस्था हुँ, को आगे ले जाने में बहुत उनका योगदान है। मैं हुँ, उनका हुँ, उपकार भूल नहीं सकता हूँ। कला संगम के हुँ, सभी लोग नहीं भूल सकते हैं जो उन्होंने कला संगम के लिए किया। उन्होंने गफूर साहब को जाके कहा, तो गफूर साहब ने अपने यहाँ वो जगह दे दिया। वो सरकारी ज़मीन थी, उस पे हुँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक अपना अपार्टमेंट सा बनवा लीजिए। तो हमने एक शेड बनवा लिया 100 बाई 100 फीट का, हुँ, काफ़ी बड़ा-सा। तो उसमें हुँ, सारा सामान हम डंप करने लग गए। सारे हुँ, जितने भी सेट बनाते थे, कॉस्ट्यूम्स थे, करीब 7-8 नाटकों के मेरे पास सेट बन गए थे, कॉस्ट्यूम्स तैयार हो गए थे। तो वो मेरा मेरे ऐसा सपना था कि कभी हम कला संगम की ओर से जब नाट्य समारोह करें, तो मान लीजिए 15 दिन का कर रहे हैं, 1 महीने का कर रहे हैं, तो हर हुँ, नाटक में नया सेट लग रहा है, हर नाटक के अपने-अपने कॉस्ट्यूम्स हैं। इस तरह की मेरी महत्वाकांक्षा थी। अब वो बेवकूफ़ी भी हो सकती है, लेकिन उस समय ऐसी थी, तो हमने वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। तो उसके लिए हुँ, दौड़-धूप करनी पड़ती थी ना, सारा समय आपको देना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ कि वो दूरदर्शन ने वो ज़मीन एक्वायर कर ली, और हम लोगों को वहाँ से 6 5 साल हमें हमारा अपना सामान छूने ही नहीं दिया गया। वो सारा हुँ, सामान हमारा वहाँ सड़ गया, उसको हुँ, दीमक लग गई, मिट्टी हो गया वो सारा का सारा सामान। और
उसके बाद हमारे पास रिहर्सल की जगह नहीं थी, कभी कहीं रिहर्सल विद्यापति भवन में कर रहे हैं, कभी वो तारा गुप्ता के यहाँ कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये सारे चीज़ों का संयोजन करने के लिए आदमी को समय देना पड़ता है ना। तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ये हुआ कि कोई भी इस तरह का था ही नहीं कि जो समय दे सके और इस तरह का, क्योंकि संस्था अपना एक स्थान बना चुकी थी प्रदर्शन के स्तर पर। हम हुँ, आर्थिक स्तर से तो हमेशा ही टूटे रहते थे, लेकिन प्रदर्शन के स्तर पर, कलात्मक स्तर पर कला संगम ने अपनी एक जगह बना ली थी और सब बहुत अच्छा काम करते थे। सब लोग बहुत प्यार करते थे। हमारा एक बड़ा दर्शक वर्ग भी बन गया था। हुँ। एक एलीट क्लास जो है हमारी कला संगम की, पटना की, उस बन गई थी हमारी। वो आते थे नाटक देखने। अब भले ही वो टिकट नहीं लेते थे, टिकट लेने वाले कम थे। ये एक अलग दुखद अध्याय है जो हिंदी रंगमंच का है, वो आज तक चला आ रहा है। तो इस तरह से, आपने जब लेकिन ये हमने बात जी, अब जब आपने दर्शक और टिकट और इसकी बात की, तो अब आपने तो बहुत सारे राज्यों और भारत के अंदर घूम करके बहुत सारे रंगमंच और उसको देखा है आपने। तो थिएटर में क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो थिएटर है या बंगाल का जो थिएटर है या गुजरात का थिएटर का मालूम है, ये सब बड़े समृद्ध राज्य हैं और अपने बिहार का थिएटर है। आपने जो प्रयास किया उस समय जो थिएटर था, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनके जो थिएटर हैं जितने प्रोफेशनल ढंग से वो चलते हैं, हमारे यहाँ क्या चीज़ है जो उन चीज़ों को रोकती है प्रोफेशनल बनने से? हमारे यहाँ का थिएटर, बिहार के थिएटर की बात करें तो। नहीं, पूरे हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें, बिहार की भी तो है ही। जी, गतिविधियां तो बढ़ी हैं, लेकिन वो सारी अमेचरिश लेवल की हैं। आपको व्यावसायिक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप व्यावसायिक नहीं होंगे, आपका रंगमंच चल नहीं सकता है। अब दर्शक की बात है, मैं जैसे नाटक करता था, पहले हम 1 शो करते थे, फिर हुआ कि 1 शो क्या है, फिर 2 शो करने शुरू किए, फिर 3 शोज़ करने शुरू किए, फिर उसके बाद जो अंत तक आए वो 5 शो हम पहली बार कर देते थे, कि कम से कम 5 शो पहले नाटक के करेंगे, फिर उसके बाद लोगों से मांगेंगे और हेल्प मांगेंगे तो फिर हम उसको करेंगे। तो आप अगर दर्शक शोज, नंबर ऑफ शोज ही नहीं आप करेंगे तो कहाँ हुँ, से आपके दर्शक बढ़ेंगे। तो हमने ये यहाँ तक तो हम ले आए थे। अब उसके बाद हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। पैसा कहाँ से आए, टिकट बिकती नहीं थी और बहुत कम बिकती थी। और वो कई बार हरि उपल जी कहते थे अभी तो तुम्हारी टिकट कितनी बिकी, तो हम उन्हें बताते कि इतने सौ की बिकी। तो वो कहते थे कि वो जो आइसक्रीम वाला है वो तो 400 रुपए की आइसक्रीम बेच गया है और तुम्हारी टिकट 100 रुपए की बिकी है। तो हुँ। ये एक दुखद अध्याय उस समय था। लेकिन मुझे ये लगता था कि धीरे धीरे शायद चीजें बदलेंगी। और और हमारे समय में भी संस्थाएं काफी बन गई थी, लेकिन हुँ, उसके बाद तो काफी संस्थाएं बन गई। अब बहुत अच्छी। आज की स्थिति ये है जो मैं देखता हूँ, और सब जगह है, ये सिर्फ वहीं नहीं है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, सब जगह है। व्यावसायिक रंगमंच नहीं है। आप जब तक व्यावसायिक नहीं होंगे, उसको व्यवसाय की तरह नहीं सोचेंगे, ट्रेडिंग, क्योंकि आप पैसा लगता है, वो पैसा आना चाहिए ना। फिर ये संस्था के साथ जो जुड़े हुए लड़के लड़कियां, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, या जो बैक स्टेज में काम करते हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन सबको पेमेंट मिलनी चाहिए ताकि उनकी भी रोजी रोटी इसी से चल सके। अगर इससे चल सकेगी तभी वो और अच्छा काम इसमें कर सकेंगे। नहीं तो क्या पहले क्या होता है कि आप रोजी रोटी के लिए एक दूसरा जरिया तलाशते हैं, फिर उसके बाद आपको समय मिलता है तो आप नाटक कर पाते हैं। लेकिन अगर इसी में आपको इस तरह का काम मिल जाए और इस आपको पैसा मिलने लग जाए, तो आप 24 घंटे इसी में दे सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस पूरे हिंदुस्तान में, जो हिंदी पट्टी वाले ज्यादातर हैं, वो बड़े अच्छे टैलेंटेड हैं। लेकिन इसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है, उनका जो टैलेंट है, वो डिवाइड हो जाता है, वो थक यही जाते हैं, वो यही कारण है पूरी तरह सतीश से कर जी, नहीं पाते हैं। यही आज कारण है कि आप देखिए ना, ये पटना में कोई एक नाटक होता है, उसके कितने जी, शोज होते हैं? एक शो होता है। बस, बस। एक शो में अगर आपका हॉल भर भी जाता है, कालिदास रंगालय की आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 400 होगी। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अगर 400 लोगों ने देख लिया, तो 400 लोगों से तो आपका रंगमंच नहीं चलेगा ना। आपने तो हुँ, उसके बाद दूसरा उसका शो ही नहीं करना है।
तो जब हुँ, तक आप दूसरा उसके एक नाटक के कम से कम आप 10, 15, 20 शोज लगातार नहीं करेंगे, आपका दर्शक वर्ग नहीं बढ़ेगा। नहीं तो वही 400, 500 लोग हैं। अब पटना की आबादी अगर 20 लाख है, तो उसमें हुँ, 500 लोग अगर दर्शक हैं, 500 ही अगर आपके दर्शक हैं और वो भी टिकट वाले नहीं है, वो सारे मुफ्त वाले हैं, तो फिर आपका रंगमंच चलने वाला थोड़ी है, नहीं चलेगा ना। ये बड़ी दुखद स्थिति है। इसलिए जितने भी रंगकर्मी मेरे मित्र हैं, अ, उन सबको इस बात पे बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम जो भी नाटक करें, उसके कम से कम 10 प्रदर्शन तो करें शुरू में, फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप वगैरह ढूँढें। क्योंकि 10 प्रदर्शन करते-करते क्या होता है, कि आपकी जो प्रस्तुति है वो भी बन जाती है, बड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। जो एक्टर्स हैं, वो भी उसमें काफ़ी मैच्योर्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छा अभिनय करने लग जाते हैं। एक बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी स्तरीय हो जाती है। तो ये हमको ध्यान, एक निरंतरता चाहिए उसकी। एक नाटक कर लिया, आप दूसरा नाटक, चलो दूसरा नाटक नाटक करते हैं। अरे भाई, एक नाटक करने में अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो गई है कि आज हम 10 दिन में और 15 दिन में नाटक करना चाहते हैं। पर 10 दिन 15 दिन में कैसे नाटक हो सकता है? आप मज़ाक कर रहे हैं ना? और फिर कहते हैं दर्शक नहीं मिलता है, फिर कहते हैं क्वालिटी जो है। अब 4 अखबार वालों से हम अपने बारे में लिखवा लें तो हम महान कलाकार नहीं ना हो गए। दर्शक पटना के लोग ही नहीं मुझे पहचानते हैं, तो उससे तो नहीं होगा ना। आपको आपको बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम अपने आप को तुर्रम खां कहते रहे, उससे तो नहीं होगा भाई। जब तक लोग नहीं कहेंगे आपको, जब तक लोग, जो दर्शक वर्ग है वो नहीं, माउथ पब्लिसिटी ही हो आपकी, तो आप उस तरह का अभिनय करेंगे तब तो, उस तरह की प्रस्तुतियां देंगे तब तो। हम अपने आप को, अब ये क्या होता है, मैं जो देखता हूँ बड़ा दुख होता है मुझे, कि नाटक हुआ और रात में ही अखबारों में, दूसरे दिन सुबह होते होते अखबारों में इतना बड़ा बड़ा आ जाता है कि क्या महान काम कर दिया है। अरे भाई, ये जो हमारे मित्र लिखते हैं आलोचना, वो आलोचना थोड़ी है। नाटक की आलोचना करने के लिए उसमें अच्छी प्रस्तुति हुई है, अच्छा काम हुआ है, तो उसके लिए एक पूरा रिसर्च करना पड़ता है आपको, और वो आ जाता है, तो वो दर्शक भी अब समझने लग गया कि भाई अखबार में जान-पहचान की वजह से लिखवाया गया है सब है। तो उसको ये कोई जो तो आपने तो कोई सही तरजीह ही नहीं, कोई तरजीह ही नहीं देता है। देखिए, ये सारे ना बड़े इसके दुखद एस्पेक्ट हैं, जिसपे हम सबको विचार करना चाहिए। मुझे भी करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए जो काम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रंगमंच निरंतर आगे बढ़ सके, तो हमें सबको मिल के इस पे करना चाहिए। क्योंकि आप एक ये धारणा कि नहीं, हिंदी रंगमंच जो है वो व्यावसायिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आप ये देखें, अगर थोड़ा हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, तो हिंदी बेल्ट, महाराष्ट्र और बंगाल, लगभग एक ही समय में सब जगह नाटक शुरू हुए। 18वीं शताब्दी के मध्य में इन तीनों जगहों पर नाट्य संस्थाएं बनी। पटना में नहीं थी, हुँ, बिहार में नहीं थी, लेकिन बनारस में बनी, इलाहाबाद में बनी, लखनऊ हुँ। में बनी, हैं, उधर महाराष्ट्र में बनी, उधर कलकत्ता में बनी। आप देखिए, महाराष्ट्र और कलकत्ता वाले जो हैं उसी समय के, उनका इतना समृद्ध हो गया, हमारा हिंदी वाला क्यों नहीं हो सका? क्या रह गया इसमें? क्या कमी रह गई? जो शहरी रंगमंच है, ठीक है, जो हमारा ग्रामीण रंगमंच था, जो हमारा ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म थी, वो चल रहे थे। वो गाँव में जिस तरह का ग्रामीण रंगमंच उस समय था, वो चल रहा था। लेकिन जो शहरी रंगमंच आया, वो तो तीनों जगहों पर लगभग एक ही समय में आया है, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएँ तो। तो जी। ऐसा क्या हुआ कि वो तो समृद्ध हो गए, उनकी एक परंपरा बन गई, हमारी बन ही नहीं पाई। हम हिंदी वाले जो हैं, पता नहीं नाटकों को इतना नफ़रत से क्यों सा हमारा सारा समाज देखता रहा है। हमारा इन सारी कलाओं को, सिर्फ़ नाटक ही नहीं, गायन कला हो या नृत्य कला हो, इसको भी। अब तो कथा, स्थितियाँ बदली हैं पहले से। हाँ, नहीं, अ, मेरा ये कहने का मतलब है कि इसके पीछे अगर हम सारा इसका इतिहास देखें, तो ये बड़ा दुखद है कि ऐसा क्यों हुआ? और लेकिन उसमें क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी नाटक करने वाले संस्थाएँ हैं, या उन्होंने उसको सिर्फ़ शौकिया स्तर पर रखा।
उससे आगे उसको लेके नहीं गए, लेके जाना चाहिए था। तो चलिए वो समय अब निकल गया। अब जो इतने लोग ट्रेंड होके भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतने कॉलेजेस स्कूल्स खुल रहे हैं जहाँ पे अभिनय की और रंगमंच की शिक्षाएं दी जा रही हैं, वहां से लड़के लड़कियां पास करके आ रहे हैं, लेकिन वो रंगमंच नहीं करके फिल्मों की तरफ जाना चाहते हैं। ट्रेनिंग ये अच्छी बात फिल्म आपने कही कि ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग जी, जब इससे ट्रेनिंग रंगमंच से और जब व्यावसायिक रंगमंच नहीं है और वहाँ से उन्हें पैसे नहीं मिलते, तो थोड़ा बहुत सीख करके वो रंगमंच से विमुख होकर के फ़िल्मों में चले जाते हैं। स्वाभाविक है ना भाई, खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। आप हुँ, कितने दिन तक सिर्फ शौक पे रह सकते हैं? या फिर कितने इतने लोग ऐसे धनाढ्य हैं, उनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपए हैं कि आप ठीक है नाटक करते रहिए, आपको कमाने की कुछ चिंता नहीं है, आपके परिवार की ऐसी चिंता नहीं है। तो ऐसे तो बहुत गिनती के ही परिवार होंगे ना, बाकी तो नहीं हुँ, होंगे। तो हुँ। ये बात है, इस बात को हमको समझना चाहिए और बड़ी तीव्रता से समझना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो अब गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, तो हम ग्रांट्स को वेस्ट कर दे रहे हैं, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसको एक पूंजी की तरह अगर इस्तेमाल करें हम, कि एक हमें इतने पैसे मिले हैं तो हम इसके ज्यादा से ज्यादा कितने शोज कर सकते हैं, और ताकि दर्शक बने, इससे टिकट लेके आए। आपको शुरू में खाली जाता है तो जाने दीजिए, 4 ही लोग रहेंगे, 10 ही लोग देखेंगे। लेकिन जब ये आदत उनको लग जाएगी तो फिर उनको ये पता लगेगा नहीं, नाटक में पैसा देना ज़रूरी है, तभी हम देख पाएँगे। तो ये है। अब ये करने के लिए आपको अपने नाटक का स्तर अच्छा रखना पड़ेगा। आपको फिर ये 10 दिन, 15 दिन वाले नाटकों में काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा नाटक करना पड़ेगा, इतना स्तर उसका अच्छा होना चाहिए, कथ्य से लेके प्रस्तुति तक, अभिनय तक, हर चीज़ में, कि दर्शक जो है वो, आप सिनेमा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। थिएटर जो है वो सिनेमा का मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ तक देने की बात है, वो सिनेमा से ज़्यादा अच्छा दे सकता है, क्योंकि दर्शक सामने आके बैठता है, वो देखता है, नेकेड आई से देखता है आपको, अभिनेता को, अभिनेता से उसका एक जुड़ाव होता है, एक संप्रेषणीयता, एक संबंध बनता है, और उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है दर्शक पर। इसकी बात नाट्यशास्त्र भी इस बात को कहता है कि दर्शक को आप अपनी प्रस्तुति से कहाँ तक अपने साथ जोड़ सकते हैं। मानुषी सिद्धि और दैवी सिद्धि की बात वो करता है, कि आपकी प्रस्तुति में ये बात होनी चाहिए कि आदमी बिल्कुल अवाक रह जाए, भूल जाए सब कुछ, उसको बाहरी दुनिया से बिल्कुल भुला दे प्रस्तुति, और वो अवाक हो जाए। ऐसी दैवी सिद्धि की बात नाट्यशास्त्र कहता है कि आपकी प्रस्तुति में होनी चाहिए। तो हम कहाँ वहां तक ले जा पाते हैं, हम अपनी प्रस्तुति को वैसा कर पाते जिस हैं क्या? जी, जिस नाट्य शास्त्र में मधुमती भूमिका की जो चर्चा हुई है, आप जो बात कह रहे हैं कि वो दिव्य स्वरूप उसका लगे कि ये कुछ ऐसा दिव्य है, उसको नाट्य शास्त्र की भाषा में मधुमती भूमिका कहते हैं। जब हम बात करते हैं नाटक और फ़िल्मों की, आपने बिल्कुल सही बात कही कि और कहाँ जाएँगे आर्टिस्ट। और बड़ी विचित्र बात है कि जब हम फ़िल्म देखते हैं, तो फ़िल्म एक यथार्थ की छाया है, लेकिन हमको लगता है कि ये सच्ची घटना है। फ़िल्म को देख कर के उसके साथ हम हँसते हैं, रोते हैं, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ये हमें मालूम है कि वो यथार्थ नहीं है, यथार्थ की छाया है, लेकिन हम उसको सच मान लेते हैं। नाटक के साथ बिल्कुल विपरीत स्थिति है कि वो लगता है कि यथार्थ घटित हो रहा है। उस पे सच सच लग रहा है कि सच घटित हो रहा है, यथार्थ घटित हो रहा है, लेकिन तब भी हम ये उसको कहते हैं कि ये नाटक है। कलाकार नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है। तो ये एक दोनों के बीच जो मूलभूत अंतर है, वो ये दर्शक की जो सोच है उसका अंतर है। नहीं नहीं, वो बात नहीं, बात आपकी प्रस्तुति पर है। अगर आपकी प्रस्तुति अच्छी है तो आप दर्शक को भुला दे सकते हैं। आप देखिए, बहुत सारे नाटकों में, मैंने अपने नाटकों में भी देखा, अपने अभिनय में भी मैंने हुँ, ये बात देखी है कि दर्शक आपका आपके साथ जुड़ता है। अगर
पात्र रो रहा है तो दर्शक भी रो रहा है। पात्र को अगर गुस्सा आया हुआ है तो दर्शक को भी गुस्सा आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप परानुभूति जो है और जो दर्शक के अंदर जो आप रस की निष्पत्ति करते हैं वो हुँ, बिल्कुल आपके साथ जुड़ जाता है। आप जैसा सोच रहे हैं आपकी तरह से ही वो सोचता है। तभी तो वो अवाक रह जाता है ना, जिस दैवी सिद्धि की बात नाट्य शास्त्र कहता है हुँ, कि दर्शक भूल जाए हर चीज को और वो आपके साथ बह जाए, हुँ, हुँ, आपके साथ बह जाए। जी, हमारे यहाँ जो रस रस थ्योरी है वो रस हुँ, थ्योरी यही कहती है ना। तो हुँ, उस तरह से हमारे यहाँ नाटक की कल्पना की गई, प्रस्तुति की कल्पना की गई, अभिनय की भी कल्पना की गई उस तरह से। तो हुँ, ये सारी चीजें हैं जो आप दर्शक को उस तरह से जोड़ सकते हैं और उसे वो लगता है ये सब कुछ वास्तविक हो रहा है। हुँ, 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 अगर वैसा नहीं होगा तब तो मुश्किल है। अब फिल्मों में भी है, बहुत अच्छा अभिनय करने वाले हैं तो वो आपको अपने साथ बहा के ले जाते हैं, हुँ, 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 अपने साथ बहा के ले जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ये बात नहीं होती, वहाँ भी होती है ये बात। लेकिन हुँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि उस स्तर पर आने के लिए आपको हुँ, मेहनत की ज़रूरत है ना। आपको बहुत निष्ठा के साथ उस चरित्र को जीना होता है। जी, जब आप पात्र का अभिनय जब आप कर रहे हैं मंच पर, तो उस समय आपके जो सराउंडिंग्स हैं, जो वातावरण है, उससे भी आदमी कट जाता है। सिर्फ़ वो चरित्र रहता है और दर्शक रहता है और दोनों के बीच में एक जो भावनात्मक तादात्म्य जुड़ता है, हुँ। वो वो उपस्थित रहता है और वही खींच के ले जाता है, वही जोड़े रखता है। जब जब आप बात करते हैं नाटक के व्याकरण की, जब हम बात करते हैं, नाट्य शास्त्र को हम एक बिल्कुल शास्त्र की तरह और उसको वेद की तरह, हम नाट्य वेद तो है ही वो, उसकी तरह हम रखते हैं सामने और उसके बहुत सारी चीज़ों का अंगीकार करते हैं। लेकिन समय काल बदलने से फिर जैसे हमारे यहाँ पारसी थिएटर, प्रोसेनियम आया, फिर आजकल आधुनिक थिएटर, फिर उसमें लोक शैली के थिएटर, ये सारे परिवर्तन आए। इसके साथ-साथ वो जो नाट्य व्याकरण था हमारा, वो भी काल और देश परिस्थिति के अनुसार बदलता चला अच्छा, गया। हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, बाकी सारी चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, हमारे बोलने में हो सकता है, हमारे पहनावे में हो सकता है, हमारे खान-पान में हो सकता है, हमारे शारीरिक व्यवहार में हो सकता है। भावनाएँ बदली हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिर नहीं। लेकिन व्याकरण का मतलब है कि जो 49 जी, 49 देखिए, 49 तरह के भाव बताए हैं नाट्य शास्त्र में। 49 इमोशंस। आप ये बताइए ना, वो 49 क्या 50 हो गए या 49 के 40 रह गए हैं क्या? नहीं है। तो जो चरित्र है, जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो वेस्टर्न स्टाइल में पढ़ के आए या ईस्टर्न स्टाइल में पढ़े, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करे या ना प्राप्त करे, भावनाएं तो हर एक व्यक्ति में हैं, हर जीव में हैं। वो तो नहीं ना बदल सकती। आप चाहे अंग्रेजी भाषा बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे भोजपुरी बोले, मैथिली बोले, कुछ भी बोले, तो जब भावनाएं, भावनाओं पे हर व्यक्ति खड़ा है, हर चरित्र वो खड़ा है। मेरे व्यवहार की भाषा बदल सकती है, मेरा व्यवहार करने का ढंग बदल सकता है, मेरी बोलचाल की भाषा बदल सकती है, लेकिन भावनाएं तो नहीं बदल रही ना। हम भावनात्मक रूप से तो उसी तरह से आज से 50 साल पहले भी इसी तरह से रिएक्ट करते थे, आज भी उसी तरह से गुस्सा आता है। आज भी हाँ, हम बिल्कुल। उसी तरह से जानवर हैं, उसी तरह से आदिम युग में हैं, उसी तरह से मर्डर करते हैं, उसी तरह से रोते भी हैं, उसी तरह से प्यार भी करते हैं। तो हमारी भावनाएं तो नहीं बदली ना, परिस्थितियां लेकिन बदल गई, सब कुछ फिर बदल गया है। क्या लेकिन जी, चरित्र, जब हम चरित्र की बात करते हैं, जो मंच पर चरित्र आ रहा है, वो जो भी बोल रहा है, भावनाएं तो वो ही लिए हुए है। और जब हम किसी कैरेक्टर को करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें वो भावनाएं उत्पन्न हो सकें, वैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकें। हुँ, हुँ।
आप कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी लाइन बताइए ना, जब आप भावना विहीन होके बोलते हैं, कोई ना कोई भावना तो रहती है ना। हम ज़ीरो कभी नहीं होते हैं भावना के स्तर पर, कि कोई भी भावना नहीं है। मैं जिस बात का संकेत कर रहा था सतीश जी, हुँ, वो बात ये थी कि जैसे अगर आपकी बात सही है कि भावना कभी बदलती नहीं, भावनाएँ वही रहती हैं। रस निष्पत्ति के जो प्रकार हैं, स्थायी भाव सब वही होते हैं। लेकिन जैसे बदलते हुए समय में स्टेज का शिल्प, क्राफ्ट, व्याकरण ये सारे बदले हैं। उसी तरह से क्योंकि क्या कारण है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम थिएटर के तो बहुत सारे नाम आज प्रचलित हैं। थिएटर ऑफ फैक्ट है, एब्सर्ड थिएटर है, टोटल थिएटर है, थर्ड थिएटर है, कई तरह के नाम चल रहे हैं। और सब कहते हैं कि हमने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट, अलग प्रयोग किए हैं, अलग हमने थिएटर को एक नई शक्ल दी है। तो ये अंतर कैसे लोग कहते हैं कि ये अंतर है ये थिएटर में? ये अभिव्यक्ति का एक अंतर है ना। आपने जी। पूरी प्रस्तुति में उसको उस तरह से कर दिया, आपने डिज़ाइन बना दिया, आपने लाइट्स का इस्तेमाल कर दिया, आपने हुँ, इसका इस्तेमाल कर दिया। लेकिन हुँ, जहाँ तक अभिनय की बात है, अभिनेता जो है, हुँ, अभिनेता क्या भाव शून्य होके काम कर रहा है? आपने एक्सेसरीज़ जिसे कहते हैं, हुँ, वो बहुत सी लगा दी हैं। हुँ, आपने कई माध्यम चुन लिए हैं कि इस कलर ये मैं लाइट फेंकूँगा, तो ये प्रतीक बन जाएगा। आपने क्या किया है इन सारी चीज़ों के माध्यम से, जैसे-जैसे मंच पर आप ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, आप अभिनेता से उसकी बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। जो काम अभिनेता को करना चाहिए था, वो आपकी बिल्कुल। लाइट कर रही है। जो काम अभिनेता को करना चाहिए था, वो आपका सेट कर रहा है। जो काम अभिनेता को करना चाहिए था, वो आपका म्यूज़िक कर रहा है। जो काम अभिनेता को करना चाहिए था, वो आपका प्रॉप्स कर रहा है। ये हो रहा है ना। आपने अभिनेता की चीज़ों को उससे लेके आपने दूसरे दूसरे अवयवों से आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। यही है। तो आप जिस भी रूप में नाटक करते हैं, जो भी फ़ॉर्म है, मैं किसी भी फ़ॉर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। जीवन की जो जटिलताएँ हैं, जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं, वो आज मुश्किल है कि किसी एक ख़ास स्टाइल में, किसी एक ख़ास बंधे हुए फ़ॉर्म में उसको संप्रेषित किया जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो वो लें हम, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि जिसमें अभिनेता गौण हो गया है। अभिनेता भी एक अवयव की तरह इस्तेमाल होने लग गया। अब जैसे ये डिज़ाइनर्स थिएटर है, जिसको इसको मैं देखता हूँ, तो जितने भी डिज़ाइनिंग के थिएटर्स मैंने ना प्रदर्शन देखे हैं, नाटक देखने के बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद या आपको उसमें क्या याद रह जाता है? उसका डिज़ाइन याद रह जाता है, अभिनेता याद नहीं रहता है। हुँ, हुँ, जी। अभिनेता ने क्या कहा, उसने कैसे अभिनय किया, उसकी क्या जर्नी थी, कैसी यात्रा थी उसकी, एक हुँ, जो भावनात्मक यात्रा होती है, हुँ, हुँ, वो हुँ, वो याद नहीं रहता है। आपको उसकी लाइट याद रहती है, वो जो उसने चमत्कार दिखाए वो याद है आपको। हुँ, हुँ, आपको कोई पात्र, आपको कोई चरित्र याद नहीं है। ये चीज़ है ना। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। आपने ठीक है, वो आप उस तरह की चीज़ें करके, मेस्मराइज़ करके आप ठीक है, आपका एक तरह का वो ख़ास तरह का एक रंगमंच हो गया। लेकिन हुँ, वही है, ऐसा नहीं है। हुँ, ये हुँ, चीज़ हुँ, है ना। हम अभिनेता को गौण करना चाहते हैं, कर दें। अब जो ये उत्तर आधुनिकतावाद है, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हुँ, 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 अभिनेता को गौण करना, डिकंस्ट्रक्ट अभिनेता को ही किया जा रहा है, चरित्र को ही किया। तो इस तरह का ये हो रहा है, आ रहा है। अब पता नहीं वो क्या शेप लेगा, किस तरह का लेगा। लेकिन बात ये है कि उत्तर आधुनिकतावाद हो या कोई भी वाद हो, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हुँ, जो दर्शक है, एक आम दर्शक है, उसको समझ में आता है क्या ये? हैं? हुँ, हमारे चूँकि साहित्य से भी मुझे लगाव है, मैं पढ़ता रहता हूँ, कहानियाँ छपती हैं। वो कहते हैं जी, हमने समाज के पिछड़े हुए व्यक्ति, दलित की, इसकी, उसकी कहानी लिखी है। ये हुँ, कहानी उसने पढ़ी है?
आपकी कहानी किसने पढ़ी है? आपकी कहानी आपके साथी ने पढ़ी है जो आपके जितना पढ़ा लिखा है। हुँ, एक कहानी की पुस्तक छपती है तो उसकी 100,000 कॉपी छपती हैं हुँ, और वो 5 साल में बिकती हैं और उसमें भी ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ में जाती हैं। हुँ, उपन्यास छपता है 1000, 2000 छपते हैं। कितने पाठकों तक आपकी पहुँच है? आप कहते हैं कि मैंने इसके लिए ये कहानी लिखी, इसके लिए ये उपन्यास लिखा। हुँ, हुँ, नाटक एक ऐसा माध्यम है कि आप जिसके लिए नाटक लिख रहे हैं, आपका जो पात्र है, वो आके उसको देखता है। आप एक नाटक लिखते हैं, एक ही समय में आपको 400-500 दर्शक मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। हुँ, हुँ, तो नाटक नाटक की पहुँच ज़्यादा बड़ी है। अगर उस तरह के नाटक लिखे जाएँ हुँ, और उन दर्शकों के बीच उसको ले जाया जाए, तो आपको दर्शक भी मिलता है और आपको अपने काम की सार्थकता मालूम होती है कि मैंने एक जो नाटक लिखा, वो दर्शकों तक गया, लोगों ने उसे पसंद किया और उन्हीं लोगों ने देखा जिन लोगों के लिए मैंने इसे लिखा है। जी, एक पढ़े लिखे आदमी ने एक दूसरे पढ़े लिखे आदमी को कहा, भाई तुमने एक नए सब्जेक्ट पे लिखा, बहुत अच्छा है। हुँ, इतना ही हुआ ना, जनता तक तो नहीं हम पहुंचे, वहां तक मेरी पहुंच नहीं है। वहां तक पहुंच हमारी इसकी हो सकती थी, सिनेमा की है। सिनेमा क्यों पॉपुलर है ज्यादा? इसलिए कि दर्शक तक पहुंच है उसकी, वो देखता है उसको। हुँ, हुँ, नाटक है, ये भी दर्शक तक पहुंचता है, दर्शक देखता है उसको, वो हो सकता है। तो इस तरह का कोई हमने वातावरण बनाने की कोशिश ही नहीं की है, वो हो ही नहीं रही है। और जो थोड़ी बहुत सुविधाएं हमें मिल रही थी या मिल रही हैं, उसको हमने एक पूंजी की तरह इस्तेमाल ही नहीं किया है ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें एक बिजनेसमैन की तरह। आपको इसको बिजनेस की तरह भी तो सोचना ही पड़ेगा ना। आप बताइए ना, ये जो मधुबनी पेंटिंग हुँ, है, हुँ, मधुबनी पेंटिंग आज लाखों में करोड़ों में बिकती है। क्या है ये? हुँ, हुँ, एक दीवार पर खींचे गए चित्र ही तो थे। हुँ, हुँ, वो कैसे इतनी महंगी हो सकती है और आपका नाटक जो है वो बिकता ही नहीं है? हुँ, क्या अंतर है? इसपे हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना सबको। इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से इसको लेके आएँ कि ये एक, जब तक आपका रंगमंच देखिए, बंगला रंगमंच और म मराठी रंगमंच, इतनी फ़िल्में, इतनी वेब सीरीज़, इतना सीरियल्स होने के बाद भी थिएटर चल रहा है और थिएटर से ही लोग, रंगमंच से ही लोगों की रोज़ी-रोटी भी चल रही है। हुँ, उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ व्यावसायिक रंगमंच है। हमारे यहाँ व्यावसायिक रंगमंच ही नहीं है। हमने बनाया ही नहीं है। हमने उस तरह का काम किया ही नहीं है। हम उस दिशा की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हमको ये लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा घृणित काम है। हम कला बेच रहे हैं। अरे भाई, कला कहाँ बेच रहे हैं? जो कलाकार है, उसका भरण-पोषण कहाँ से होगा? अब कोई राजा महाराजा थोड़ी है कि आपको वो अपने दरबार में रखेगा कि आप उसके लिए गा रहे हैं, नाच रहे हैं, भाड़ का काम कर रहे हैं। है ना? बिल्कुल, आप कहते हैं कि मैंने समाज के लिए काम करना है, मैं समाज से जुड़ना चाहता हूँ, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये तो कोई राजा रजवाड़ा नहीं आपको देगा ना, अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो। हुँ, आपको अपनी तरफ से उसको तैयार करना पड़ेगा ताकि एक व्यावसायिकता आ सके। आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, अपने हुँ, सामान को बेचना आना चाहिए। तभी सभी का कल्याण होगा, नहीं तो ये हम लोग इसी तरह रोते रहेंगे। मैं तो हुँ, आज 73 साल का हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस सतीश जी जब मैंने शुरू जी, किया था उस समय भी यही स्थिति थी या इससे और खराब स्थिति थी। लेकिन 50 साल 58 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, तो स्थितियाँ तो लगभग वैसी ही हैं। तो मैं तो अपने सतीश जी जीवन काल में आप जी, आप अपने हैं 1996 में मुझे जहाँ तक पता है कि
1996 में आपका जो अंतिम नाटक हुआ था, यहाँ से दो कौड़ियों के मोल, दो कौड़ी दो का कौड़ी खेल, का खेल। दो कौड़ी का हुँ, खेल। हाँ, हुँ, हुँ। वो शायद कला संगम का अंतिम नाटक था आपके पटना छोड़ने के पहले का, ना, 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 ना। ऐसा नहीं था? नहीं, अबे मुक्तधारा 2000 सन में इसमें वारंगम में किया था। नहीं, एक एक बार आपने 1996 में किया था दो कौड़ी का नहीं, खेल, उसके बाद नहीं, उसको उसके बाद दोबारा भी किया था उसको। 1997 फिर दोबारा आप दिल्ली से लौट के आए थे। एक था गधा आपने किया था जमशेदपुर में। एक था गधा भी किया था, ये हमने फिर ये मुक्तधारा जो हमारा चौथा मुक्तधारा नाटक किया है, था। हाँ, विदेशिया स्टाइल का चौथा हाँ, नाटक है, इसके शोज़ करते रहते थे। उसके शोज़ बाहर लेके जाते थे, लखनऊ गए थे, इलाहाबाद गए थे, हाँ, हाँ। और दिल्ली भी गए थे। उसके बाद फिर आप आए 2018 में आपने 100 करोड़ किया। नहीं, नहीं, हाँ, 2013 में आया था पटना। 2013 में आपने 100 करोड़ किया था। हाँ, वो डॉक्टर 1 कुमार करोड़, संजय 1 का करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ था। अच्छा, मैं हाँ, नाम थोड़ा-सा, नाम हाँ, में कन्फ्यूज़न है। 1 करोड़, हाँ, 1 करोड़, हाँ, 1 डॉक्टर कुमार करोड़। संजय का वो नाटक हाँ, था। कुमार संजय का नाटक था, वो साहित्य कला परिषद से पुरस्कृत नाटक था। तो साहित्य कला परिषद जो है दिल्ली की, वो बहुत अच्छी संस्था है। जिस तरह से हमारे वहाँ संगीत नाटक अकेडमी है, तो ये भी हाँ, स्टेट संगीत नाटक अकेडमी है। इनका बड़ा अच्छा कार्य था, जिसमें ये ना नाट्य लेखन की प्रतियोगिता करते हैं। हमारे हुँ, हुँ, शेखर वैष्णवी वहाँ हुँ, उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, और बड़ा ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान। रंगमंच के लिए उसने बहुत बहुत से कार्यक्रम बनाए और एसकेपी को काफ़ी आगे तक ले गए। एक बहुत स्तरीय स्तरीय संस्था बना दी थी, और उन्होंने अपने एक परिषद रंगमंडल भी बनाया था, और अच्छा। उसमें लगभग 40 अभिनेता-अभिनेत्रियों को उन्होंने नौकरी दे रखी थी भाई, और बड़ा ओह! अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया। शेखर का इस तरह से बड़ा अजीब, बहुत ही क्या कहें उसे, एक किसी भी चीज़ का विस्तार करने के लिए, और वो ख़ास करके कलात्मक चीज़ों का, वो उसमें उसका जोड़ नहीं था। तो उसी की ये योजना थी, क्योंकि पहले जो नाट्य लेखन पुरस्कार दिया जाता था ना, नाट्य लेखन पुरस्कार पढ़ लिया ज्यूरी ने, और उसके बाद उसको पुरस्कार दे दिया। तो फिर उसको ये लगा कि नहीं, इसकी कोई सार्थकता नहीं है जब तक इसका प्रदर्शन नहीं कराएँ। तो फिर उसी ने ये शुरुआत की थी कि जो भी पुरस्कृत नाटक हों, उनको उनका प्रदर्शन हो, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे जब-जब वहाँ 2006 से के बाद जितने भी बार ये नाट्य लेखन पुरस्कार बँटे हैं, तो उसमें हर बार मुझे नाटक, उसका एक नया नाटक करने का मौका मिला, अच्छा, उन्होंने दिया। और चूँकि अच्छा करते थे हम, और उससे मुझे बहुत एक नए आलेख पर एक निर्देशक किस तरह से काम करता है, हुँ, क्योंकि हुँ, आपने लिखा है नाटक, लेखक ने लिखा है, अकेले में बैठ के लिखा है, और उसने उसको वो पुरस्कार मिल गया है, अब उसको मंच पे लेके आना है, तो वहाँ से लेखन से लेके मंच तक की जो वो प्रक्रिया है, यात्रा। हुँ, हाँ, वो एक बड़ी ही रोचक है, और बड़ी ही चैलेंजिंग है। उस हुँ। पे काम करके मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा अनुभव होता था, एक यहाँ सृजनात्मक साथ करके। यहाँ इस मंच पर आपके वो कुमार संजय भी जुड़े हुए हैं अच्छा, और जी, जी। बहुत बढ़िया और नाटक इन्होंने लिखा संजय ने, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ, वो हाँ, नाटक मैंने उसके देखा बाद था, आपसे अच्छा, मुलाकात हुई और थी। उसके बाद जो है ये कुमार संजय तो जैसे ऐसे प्रोत्साहित हुए कि उसके बाद मुझे लगता है कि लगातार नाटक लिख रहे हैं। बहुत नाटक बहुत लिखे सारे हैं, नाटक हाँ, बहुत सारे लगातार। नाटक लिखे हुए दैट हैं। इज़ वेरी, हाँ, जी, जी। बहुत ही एक्टिव है वो, जी, जी, जी। बहुत बहुत अच्छे तो आदमी मैं हैं। हाँ, यहाँ जी, मैं जी। यहाँ वो जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हाँ, हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा ज़रूर, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ। सदानंद मिश्रा जी हैं आपके पुराने अच्छा, साथी, अरे आप मिश्रा जी तो ऐसा है कि वो लाइट बैकबोन करते थे, कला लाइट कला संगम, लाइट अरे लाइट लाइट, करते लाइट, और 1979 से लेके हुँ, 2000 तक हुँ, हुँ, हुँ। कला संगम के हर प्रदर्शन में, हर नाटक में, और प्रकाश का इन्होंने काम करना, और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी, जी, जी, वेरी जी। गुड मैन, बहुत बहुत भले आदमी। अच्छा, बहुत, नॉलेज बहुत है, और बड़े एक्टिव, बहुत बहुत एक्टिव। अच्छे। तो सारे हम लोग पूरे भारतवर्ष का जहाँ-जहाँ भी संस्था गई, साथ में ये जाते थे। बहुत हाँ, बहुत मज़ा आता था। हाँ, बहुत लाइव। मिश्रा जी हाँ, जितने हाँ। नाटक में और उसमें अरे हर प्रकाश चीज़ में में, थे, खेल में वो उतने तो ही एक्टिव रहे, खेल मल्टीफेटेड। में। अरे हाँ, हाँ, हाँ।
और योगेश त्रिपाठी को आप जान रहे हैं, वो जुड़े हुए हाँ, हाँ, हाँ। नाटककार हैं रीवा के। अच्छा, हाँ, 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 अरे वाह! तो बहुत अच्छे और बड़े नाटककार हैं। आपके हुँ, हुँ। शिष्यों में से नीलेश मिश्रा हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। वो नीलेश ने तो ये जब विदेशी स्टाइल में जो सूत्रधार की भूमिका ये निभाते हुए जिस तरह से, हालाँकि इसके ये कहता था कि मैं नाचूँगा नहीं, तो हमें जब नाच की उसकी ज़रूरत थी तो ये कहने हुँ, लगा कि मुझे आप क्या मेरे सब लोग मज़ाक उड़ाएँगे? मैंने कहा ये लौंडा नहीं है भाई जिसे जिस पे लोग मज़ाक उड़ाएँगे, तुम थोड़ा तो बड़ा अनमने ढंग से इसने शुरू तो किया, लेकिन हुँ, उसके बाद फिर जब इसको उसमें मज़ा आने लगा, तो इसने फिर अपने ढंग से उसमें कई चीज़ें उसमें जोड़ी, हुँ, लाजवाब था। अच्छा, और विदेशी स्टाइल के नाटक जितनी बार भी हुए, जितने भी प्रदर्शन हुए, हुँ, सूत्रधार हमेशा यही रहा है। हुँ। बाकी सब बदले हैं, नटी बदली हैं। लेकिन नीलेश मिश्र की एक शिकायत है और आपसे, जो मैं क्या? आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। नीलेश की शिकायत ये है कि जब उसका नाटक का करियर एक ऊंचाई पर था, एक एक्सट्रीम पे हुँ, वो था, हुँ। उस समय कला संगम टूट गई संस्था, और नहीं उससे टूटी उसको नहीं, व्यक्तिगत तौर पर बहुत नुकसान हुआ। ये उसकी शिकायत हाँ, है, ये मैं नहीं आप तक सही है। पहुंचा रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही है। नहीं, सिर्फ़ उसी का ही नहीं, सबका नुकसान हुआ, और ये जी। जब कि उभरते हुए इसने बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत हुँ, करके हुँ, एक उस लेवल पर आया था, और हुँ, उसी काम की अभी ज़रूरत थी कि ये और करता। लेकिन हुँ, दुर्भाग्य है, मुझे पटना से आना पड़ गया, और ये लोग उस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ चीज़ों को नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सब नौकरियाँ करते थे, सबके पास हुँ, समय नहीं रहता था। अब इसमें हुँ, बीच में क्या हुआ था कि नीलेश की कई बार बाहर ट्रांसफ़र हो गई, हुँ, हुँ, और इसको बड़ी मुश्किल होती थी जब भी विदेशिया का कभी शो होना है, विदेशिया स्टाइल की किसी भी हुँ, नाटक का, चाहे वो अमली हो, मैला आँचल हो, मुक्तधारा हो या हुँ, माटी गाड़ी हो, तो इसको हुँ, वहाँ से आना पड़ता था। तो ये मुश्किल नौकरी वालों के साथ है। इसीलिए ना मैं आपसे कह रहा था कि रंगमंच अगर अभिनेता-अभिनेत्री को इतना पैसा दे कि उसकी रोज़ी-रोटी चल सके, तो वो ये इस तरह से धक्के नहीं खाए ना। अब ये हुँ, इतना अच्छा कलाकार, इतना उभरता हो, इसकी आवाज़ का जवाब नहीं है। इतना हुँ, अच्छा गाता है ये, बहुत और अच्छी। चूँकि दूसरा जो गाता, इसके गाने का अपना ढंग तो है ही। नाटकों में गाने के साथ इसके गाने में एक अलग रेंज आ गई है। हुँ, ना नृत्य में अभिनय अंग कहा जाता है ना, तो उसी तरह से गायन में अभिनय अंग है इसके। हुँ, इसके ही नहीं, कला संगम में जितने भी गाने वाले थे, आप विनीत झा को गवा के देख लीजिए। हुँ, जितने भी गाने वाले थे, और ये इसने तो ट्रेनिंग भी ले रखी है, और हुँ, अ, अजीत कुमार अकेला अजीत हुँ, कुमार अकेला बहुत अच्छा गायक था, हुँ, लेकिन हुँ, वो विदेशिया स्टाइल के साथ, म्यूज़िक के साथ जुड़ने के साथ, वो साथ-साथ चूँकि गाने लग गया था, और होता ये था कि चूँकि लाइव है, हुँ, तो आप गा रहे हैं, और मंच पर अभिनेता जो है, वो अभिनय कर रहा है, तो आपको उसके अभिनय के अनुसार गाना है। हुँ, बिल्कुल। वो जिस तरह से कर रहा है, तो आपके अंदर एक अभिनय अंग पैदा हो जाता है। तो हुँ, गायन में अभिनय अंग भी होता है। बिल्कुल। ये मुझे विदेशिया स्टाइल में काम करते हुए ये बात मैंने अनुभव की, और ये सारी चीज़ें इनमें हैं। वो किस आपको पटना में किसी में नहीं है, और किसी में हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, दूसरे हुँ, बहुत गाने बजाने वाले हैं, हुँ, नकली हुँ, हैं। बिल्कुल। हाँ, सही कह ये रहे हैं, बिल्कुल सही। ओरिजिनल मौलिक है, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल मौलिक है, और इसमें अभी इसका जब नीलेश का जवाब नहीं है। अब इसके लिए तो मैं उससे क्या कहूँ मैं? मैं क्षमा क्षमा माँगता हूँ। नहीं, नहीं, क्षमा जैसी बात नहीं है, वो शिष्य है आपका और आप गुरु हैं उसके, गुरु हाँ, क्षमा नहीं नहीं, माँगते। मुझे उसके लिए लेकिन दुःख है। लेकिन नहीं, सबको शिष्य को सबको शिकायत करने का अधिकार नहीं, है, बिल्कुल, उसे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल कि उसको हक है, बिल्कुल हक हाँ, है, जी, बिल्कुल जी। हक है। ये और सुमन ये कुमार देख भी जुड़े हुए हैं आपसे, अरे वाह! सुमन कुमार सुमन जी, सम्राट। सम्राट, वो सम्राट आ फिर गया। हाँ, सम्राट बना दिया बिल्कुल। आपने उनको, नहीं, वो तो सम्राट है ही, उसके बातचीत हाँ, बड़ा सम्राट अच्छा हैं। बड़ा अच्छा मित्र है, और हम लोग तो साथ-साथ पढ़े हैं ना। अच्छा, 1965 से हाँ, हमारी हाँ। दोस्ती है, बड़ी अच्छा। गहरी दोस्ती, बड़ी लंबी दोस्ती है। वाह, वाह, वाह! हुँ, नहीं, अभी हुँ। भी वो हमेशा आपकी बातें करते हैं, जब भी हमारी बातें होती हैं तो आपके बारे में अच्छा, चर्चा आती है बीच में कहीं न हाँ, कहीं।
आपके एक बहुत पुराने मित्र नरेंद्र नाथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, मैं हमारे गुरुवर अच्छा, अच्छा। हैं, अच्छा, तो अच्छा। हाँ, पिछला हाँ, हाँ, इंटरव्यू हाँ। उन्हीं का हुआ था, तो वो हाँ, आपको हाँ, नमस्कार मैं भी कह रहे हाँ, हैं, हाँ, डॉक्टर नमस्कार। एन पांडे। कैसे कैसे हैं? तो ये और हमारी दुकान होती थी पटना मार्केट में, तो मैं पहली बार जब ये मिले तो ये अपनी पत्नी के साथ थे। हाँ, इन्होंने हमारा कोई नाटक पता नहीं कौन-सा शायद आधे-अधूरे देखा था ये क्या। तो इन्होंने वहाँ हम लोगों की आपसी पहली जान-पहचान वहाँ से शुरू हुई। फिर अच्छा, उसके बाद अच्छा। बराबर मिलते रहे। हाँ, आकाशवाणी में भी मिलते थे, so ही इज़ अ नाइस मैन। फिर हिप हिप हुर्रे में ये भी एक टीचर थे, मैं भी एक टीचर था, तो उसमें भी अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, और नहीं बहुत इसके जी। नरेंद्र नाथ पांडे को जो है ना, ये देवानंद कहा जाता था। हाँ, वो देवानंद इसका आज भी स्टाइल देवानंद है। इसका स्टाइल जो है ना बिल्कुल देवानंद जैसा था। अब इसी तरह से हँसना और उसी तरह से गर्दन झटकनी, ये सारा था। तो अच्छा लगता था। नाइस मैन और गुड लुकिंग भी है, स्मार्ट भी है। बहुत अच्छे। वो आज भी देवानंद है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस दिन मैं सुन रहा था तो बोलने का जो ढंग है ना अभी भी देवानंद वाला ही है। और जुड़े हुए हैं लोग, अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं आपके साथ। अच्छा, अ, हुँ। उदय मन्ना हैं, हाँ, प्रतिभा उदय जैन हैं। मन्ना उदय मन्ना आजकल दिल्ली में है और ये अच्छा, कला संगम का पुराना आर्टिस्ट रहा है। इसने भी हमारे साथ काफ़ी बाहर गया है। बहुत अच्छा, 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 वेरी डेडिकेटेड। तो अच्छा, एक अच्छा। जो सबसे बड़ी अच्छी बात क्या रही कला संगम में, कि कला संगम से जितने भी लड़के-लड़कियाँ जुड़े ना, बड़े हुँ, डेडिकेटेड रहे और बड़ा हुँ, अच्छा, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सच हुँ, में, हुँ, बड़ी खुशी होती है उन सब के बारे में जब मुझे पता लगता है। हुँ, जैसे हुँ। भी पता लगता है कभी बहुत कई वर्षों के बाद। लेकिन इस उदय मन्ना ने फिर आके अपने आप को दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। रेडियो अच्छा, अच्छा, स्टेशन पे पहले काम करता रहा और अब तो जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है और अच्छा, एक अच्छा, अच्छा। हाँ, काफ़ी बड़ा नाम है उसका और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही और बढ़िया। जी, हुँ, हमारी परिचित हैं डॉक्टर प्रतिभा जैन, ये संस्कृत की अच्छा, प्रोफ़ेसर रही हैं अब अच्छा, अच्छा। अवकाश प्राप्ति के हुँ, बाद, और बहुत अच्छी अच्छा, नाटककार हैं वो। कई अच्छा, नाटक, रेडियो नाटक उन्होंने लिखे और रेडियो के लिए। रेडियो हुँ, के लिए लिखा, मंच अच्छा, के लिए भी वो आज भी लिख अच्छा। रही हैं। वाह! वाह! अ, उनको मैं धन्यवाद। नंबर दूँगा आपका, आपसे बात करेंगी। ज़रूर, ज़रूर, और ज़रूर। आपका एक बहुत पुराना शिष्य विकास शेखर है, हाँ, विकास अरे! विकास की याद होगी आपको? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, विकास तो लाजवाब वो और संस्कृत नाटक किया करते थे रेडियो के अंदर, हुँ, आकाशवाणी में। हुँ, हाँ, मालूम है। तो संस्कृत के मालूम नाटक है। में वो हाँ, आते थे, और हिंदी नाटक तो करते ही थे। हिंदी आपके हाँ। साथ कला कला का संगम हाँ, में मैं काम किया है, हाँ, कला संगम में काम किया है। फिर आजकल उसके बाद गुड़गाँव इससे में है। ट्रांसफर हो गया हाँ, दिल्ली में, गुड़गाँव में जी, है। गुड़गाँव में है वो। तो हाँ, रेहाना अंजुम हैं जुड़ी अच्छा। हुई, हुँ। और इसके अलावा पद्मश्री उषा किरण खान जी इस अरे मंच भाभी! पे हैं आपके उषा साथ। भाभी। उषा हाँ, भाभी का जवाब नहीं है। ये सब लोग जो हैं उषा जी और रामचंद्र खान जी इनका पूरा परिवार, ये जी। जब हमें तो बहुत छोटे से मेरी तो पूरी ग्रोथ इन्होंने देखी है और हमेशा इनका आशीर्वाद भी रहा है, गाइडेंस भी रही है और बहुत प्यार करते हैं, बहुत इतना हुँ, मान-सम्मान बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। और ये सब पता नहीं इतने गहरे संबंध बहुत ही उषा भाभी का तो जवाब नहीं है। ये बहुत जो इसमें कभी-कभी हाँ, बहुत ये बहुत मेरी किसी-किसी बात पे ऐसी लाजवाब टिप्पणियाँ करती हैं कि जी। मैं क्या वो बताऊँ? अभी भी उनकी टिप्पणी है, आपका स्वागत नट सम्राट। हाँ, हमेशा मुझे एक नया नाम दे देती हैं और ये उषा भाभी ही कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। एक्सीलेंट ईटी अरे लाजवाब! जी, जी। तो मेरा और बहुत बहुत हाँ। प्रणाम उषा भाभी, रामचंद्र खान जी को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। जी, जी, हम दोनों का आप लोग नमस्कार बहुत उनको। याद आते हैं, बहुत जी, याद आते हैं वो लोग। हुँ, और हुँ। आपके एक पुराने साथी और हैं, किरण कांत वर्मा। अरे! किरण, किरण लाजवाब था। किरण हाँ, ये काजीपुर क्रिकेट क्लब था इसका, ये उसका कैप्टन था और मैं क्रिकेट खेलने के लिए इसके क्लब में था। अच्छा, तो वाह! मैं हाँ, ये मेरा कप्तान था वहाँ पे। क्या उसके बात! बाद उसके बाद ये इसको पता नहीं नाटक का कैसे शौक चढ़ा। हमारे नाटक हुँ, वाले ने कहता है कि मैं भी नाटक करूँगा। हुँ, तो हुँ। इसने तुगलक में इसने काम किया। अच्छा, अच्छा। तो तुगलक में इसको भी प्रॉब्लम थी साशा की।
बड़ी भयंकर जॉज और साशा। तो अच्छा। हाँ, बड़ी मेहनत करता था ये, बड़ी मेहनत तो और अब एक निर्देशक के नाते क्या है कि जब आप गलत बोल रहे हैं एक आध बार तो आदमी चुप हो जाता है, फिर कभी कभी डांट भी पड़ जाती थी इसको, हुँ, तो इसको हुँ, डांट पड़ने लगी ये ठीक। तो एक दिन ये गुस्से में आ गया। हुँ, नाटक से 2 या 3 दिन पहले की बात है, इसने हुँ, फिर शाह को सा बोल दिया। हुँ, 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 तो मैंने कहा क्या किरण, मैंने रिहर्सल में ही रोक के मैंने इसको कहा, हुँ, हुँ, इसको गुस्सा आ गया। और आप हुँ, देखो सतीश, हम तुमको गारंटी के साथ कहते हैं, अगर मेरा पहला अक्षर शुद्ध निकल गया तो सारे नाटक में मैं शुद्ध बोलूंगा। अगर पहला अक्षर गलत बोला गया तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। तो इसकी किरण की ये बात मुझे आज तक याद है। बड़े रोचक प्रसंग होते हैं नाटक के हाँ, अंदर। और हाँ, कई बार आपके देखिए एक और शिष्य अवनींद्र आशुतोष, अरे वो ये भी गजब के है, दोनों भाई। और हाँ, खूब, हाँ, हमेशा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इन दोनों का। और गाते हुँ, दोनों बहुत अच्छे, नॉलेज हुँ, बहुत अच्छा, और हुँ, गाते हुँ, बहुत अच्छे, और सेंस ऑफ ह्यूमर। यानी हुँ, ट्रेन पे हम लोग ने जाना तो हंसाते हुए इन्होंने, दोनों हुँ, भाइयों ने ले जाना हम लोगों को, हुँ, 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 दीपू और अप्पू। हुँ, तो और दीपक अच्छे, बहुत अच्छे अभिनेता, वेरी हाँ, डेडिकेटेड, बहुत ये डेडिकेटेड। तो पूरा और परिवार ही ये, साहित्यिक हाँ, परिवार है। और इसमें ये दीपू की इतनी मेहनत है अपनी, कि देखिए कहाँ पहुंच गया ये, कितना अच्छा बिल्कुल, इस समय मुंबई में बहुत बढ़िया कर रहा है। हुँ, बहुत हुँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कि हम लोग सब साथ किसी समय रहे हैं, तब ये आपसे अच्छा लगता है। देखिए हाँ, आपको बहुत अंदर से खुशी लगती होगी कि हाँ, बहुत आपके बहुत साथ बहुत। काम किए हुए लोग कहाँ बिल्कुल कितनी बिल्कुल तरक्की बिल्कुल, कर मेरे ही, रहे हैं। ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। जी, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। परिवार बना, उसमें ये वाह, सारे वाह, सदस्य हैं मेरे। वाह, और वाह, ये वाह! अ, मेरे अंत तक ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे हाँ, दिल हाँ, के हाँ। अंदर बसे हुए हैं सब क्या लोग, बात सच में। है, क्या बात है, क्या बात है! बहुत बहुत हाँ गहरा जी, जुड़ाव है मेरा इनसे। जी। एक भले ही राष्ट्रीय कई स जी। कई वर्ष हो गए इनसे मिले हुए, लेकिन फिर भी जरा सा भी कहीं पढ़ लेता हूँ इसको या इसकी तस्वीर देख लेता हूँ, हुँ, तो हुँ। लगता है कि जैसे दीपू सामने खड़ा है, बात हाँ, कर रहा हाँ। है, भैया भैया। ये सारे मुझे भैया भैया कह के बुलाते थे, तो बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा लगता है इनको वाह! देख के सबको, इनका हाँ, प्यार, और इन्होंने सम्मान बहुत दिया। मेरी हुँ, डांट भी बहुत सुनते थे ये, हुँ, हुँ, लेकिन क्या मजाल कि कोई भी कुछ भी कह जाए, नहीं कहते थे, हुँ, शिकायत हुँ, नहीं करते थे। हुँ, पीछे हुँ। कहते होंगे शायद, पीछे को बोलते होंगे, नहीं, लेकिन सामने कभी भी नहीं। और नहीं ये बहुत तो आपका बहुत इज्जत, अनुशासन था। बहुत आपने जो इज्जत है, नाटक में बहुत एक इज्जत, अनुशासन जी, आपने बहुत जो इज्जत। अनुशासन बना के रखा, उस अनुशासन का परिणाम था कि जो आज गए और जहाँ जिस जगह पे भी गए और जो काम कर रहे हैं वो, उसके पीछे आपके अनुशासन का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, ये तो है ही, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि वो सारी चीज़ें सिखलाता है। कई बार मुझे कहते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने के बाद भी मैं कठोर तो वैसा ही रहा, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदली, लेकिन फिर भी लोगों को शिकायत रहती थी कि आप इतना अनुशासन, इतना कड़ाई क्यों करते हैं? तो मैं ये हुँ, कहता था कि एक समय तो आएगा, जब आप ये महसूस करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्यों ऐसा करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ये देखा है कि उस कड़ाई में जितने भी लड़के-लड़कियाँ रहे, उन्होंने अपने जीवन में फिर आके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हुँ, बढ़िया कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि वो हुँ। अनुशासन आपके अंदर, अपने अंदर एक इनबिल्ट हो जाता है, पैदा जी, हो जाता है। फिर बिल्कुल, आपको ऊपर से आरोपित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल। फिर आपको सफलता मिलेगी ही। ये हुँ, ठीक है, रंगमंच में उस तरह की बातें नहीं है कि इतनी सफलता मिल सके, हुँ, आप हुँ, उतनी ऊँचाई पे जा सकें। हुँ, लेकिन आप इसके डिसिप्लिन को सीख के कहीं हुँ, कहीं भी आप जा सकते हैं। अब जैसे अभी ये बात से मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ एनटीपीसी होता है एक, तो हुँ, एनटीपीसी में एक मॉड्यूल इन्होंने उन्होंने रखा था, जिसमें वो रंगमंच की प्रशिक्षण दिया करते थे। उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ उनका एमओयू था, हुँ, तो उसमें मैंने बहुत सी क्लासेस ली हैं। हुँ, हुँ, तो एक बार की बात है कि उसमें सारे इंजीनियर्स आते हैं,
सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, यानी हुँ, पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग का जैसे ही उनका वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो, 50,000 60,000 रुपए उनकी तनख्वाह होगी। इतने हुँ, बड़े हुँ, मैंने हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स वो हुँ, वो उनको जो है ये लास्ट उनकी ट्रेनिंग जो है थिएटर होती थी। तो उसमें एक उड़िया लड़का था, अब मॉड्यूल था 15 दिन का तो था, 15 दिन तो उनको टाइम देना ही था। तो वो बड़ा अगेंस्ट सा रहता था, ये क्या है? क्या है? हमें नाटक करा रहे हैं, क्या ये? तो उसने पहले दिन बहुत काफ़ी ऐतराज़ किया कि ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उस इनॉग्रेशन में उसने ये कहा भी कि ये क्या है? तो खैर मैंने उसको मेन रोल दे दिया। अच्छा बोलता था, तो तेज था, तो उसको मैंने मेन रोल दे दिया और हमने नाटक किया था अंधेर नगरी चौपट राजा। हुँ, उसमें उसने मेन रोल किया और उस 12 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 15वें दिन हमारा शो हुआ और शो के बाद उसने कहा कि आई वांट टू से समथिंग। और वो उसने जाके कहा, इस आप पहले दिन जो मेरी राय थी इस मॉड्यूल के बारे में, उस ट्रेनिंग के थिएटर ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज मस्ट, ये हर एक लड़के के पास होनी चाहिए। और ये मैं तो आपको ये प्रपोज करूंगा कि सबसे पहला ट्रेनिंग आप थिएटर का ही रखिए। हमारी जब ट्रेनिंग शुरू होती है, आप लास्ट रखते हैं, इसको पहले से रखिए। क्योंकि इस 15 दिन में हम वो 40 लोग थे, बोले कि हम 40 लोग एक दूसरे को जितना बढ़िया से जान सके हुँ, वो हम पिछले 9 महीने में नहीं जान सके। तो ये थिएटर एक इस तरह से चीजें इंजेक्ट करता है हुँ, 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 आपके अंदर। आपने आपने इंजीनियर बनना है, लेकिन आपके अंदर जो एक बातचीत करने का है, एक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, एक दूसरे पे विश्वास है, हुँ, ये सारी चीजें जो, और बोलना, आपको बोलना आता है, आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं, हुँ, ये सारी चीजें जो थिएटर इंजेक्ट करता है इनडायरेक्टली किसी भी व्यक्ति में, किसी भी हुँ, लड़के या लड़की में, वो गजब है, जो आपको कॉलेज या स्कूल नहीं दे सकता है अपनी उस पढ़ाई में। जी, जो पढ़ाई हमें मिलती है उसमें ये सारी चीजें नहीं आती हैं। और जो आपके व्यक्तित्व का एक जबरदस्त, आपको एक विकसित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है ये। तो इसलिए नाटक जो है ना वो मैंने लाजवाब है। वो आपके जीवन को इस तरह से बना देगा। आप किसी अ, दूसरे क्षेत्र में अगर आप जाते हैं कि आप देखेंगे कि आप दूसरों से कहीं बहुत आगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज आप रंगमंच में बड़ी बड़ी जबरदस्त है और इसको मैंने बार बार अनुभव किया है। हुँ, 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 हुँ। आपके एक और शिष्य हैं अभय सिन्हा, जो नाटक के अरे बहुत बड़े वाह! अरे कलाकार हैं। अभय, अभय एक ऐसा, मैंने ये 78 79 78 79 80 में ही आए थे ये लोग। तो उसके बाद इस लड़के में भाई गजब की ऑर्गेनाइजिंग पावर है। क्षमता है। हुँ, और इसमें इसने अपने आप को ऐसा विकसित किया कि हुँ, लाजवाब। और अरे हेड्स ऑफ टू हिम। और आज 38 साल हो गए जिस तरह से इसने अपनी संस्था को बनाया, और एक काम जो कर रहा है वो लगातार कर रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको वर्ष दर वर्ष बेहतर बनाता चला जा रहा हुँ, हुँ, है। और इस स्थायित्व बने पटना के रंगमंच को और बिहार के रंगमंच को स्थायित्व दिलाने में अभय का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत जी। सच में जी, ग्रेट। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। आशा पाठक जी हैं, अच्छा, अमलेंदु कुमार नमस्कार। अस्थाना हैं जी, अमलेंदु हाँ, कुमार अस्थाना हैं, अच्छा, राजीव नयन हैं हाँ, हाँ। और ऐसे बहुत सारे लोग जो आलोक कपूर हैं। आलोक कपूर बम्बई से, हाँ, बम्बई जी। से एक्टर, फिल्म एक्टर, हाँ, अरे आलोक तो भी बड़ा वेरी वेरी डेडिकेटेड, बहुत ही मेहनत करने वाला। और अच्छा इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि मेरे बारे में ना हाँ। कला संगम के अलावा बाहर की दुनिया में हुँ। ये प्रचलित था, या लोगों ने फैला रखा था कि वो बहुत ही सख्त आदमी है, बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है। अच्छा, और अच्छा। हाँ, हमेशा गुस्से में रहता है, किसी से
सीधे मुँह बात नहीं करता। इस तरह से मुझे प्रचारित कर रखा था। अच्छा जब तक ये लोग मेरे साथ सीखते थे, मेरे पास सीखते थे, तब तक मैं बहुत अच्छा आदमी था। और जैसे ही बाहर निकल गए, तो अब कैसे तो बदनाम जब तक नहीं करेंगे तो नाम नहीं होगा। तो इसलिए तो इसलिए ये ये जो प्रकाश झा का ये जो सीरियल था, हाँ, विद्रोह, तो विद्रोह। विद्रोह में मैं चूँकि केंद्रीय भूमिका कर रहा था अ, इनकी कुँवर कुँवर सिंह की। सिंह की, हाँ, तो वहाँ बेतिया में ही सारी शूटिंग इसकी हुई थी, तो वहाँ ये सारे लोग आए थे, इन सबको काम-वाम उसमें दिया था, सब रोल्स कर रहे थे, तो वहाँ सबसे नज़दीकी हुआ। तब इन्होंने जाना, तब ये सब धीरे-धीरे आके कहे, "भैया आपके बारे में तो बड़ा गलतफ़हमी लोगों में फैल रही है कि आप इस तरह के हैं।" तो उसके बाद तो फिर जो जुड़ा हुआ आलोक के साथ, तो आज तक है। और इसने माटी गाड़ी में बहुत अच्छा अभिनय किया था। फिर हुँ, हुँ, मैना आंचल में डॉक्टर की भूमिका इसने की थी। अहिंदर हुँ, चूँकि बॉम्बे चला गया था, तो अहिंदर हुँ, पहले करता था, डॉक्टर हुँ। प्रशांत की। इसने भी बहुत अच्छा काम ये किया था। हाँ, वो डेडिकेटेड विद्रोह एक्टर। विद्रोह सीरियल के दौरान आपका एक्सीडेंट भी हो गया था ना? जिसमें कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया था आपका? उसमें क्या हुआ कि उसने प्रकाश झा ने हमको कहा कि घोड़ा सीखना है आपको घोड़ा चलाना। हाँ, हाँ। तो वो पटना में ही एक पहले जो घोड़ा सिखलाता थे, जिसके पास पालतू घोड़ा था, हुँ, उसके हुँ, पास हुँ, मैं गया 1 आध महीना उसके पास सीखा। तो जब हुँ। मुझे चलाना आ गया तो उसके बाद इसने फिर वो पुलिस वाले घोड़े ले लिए। अब अच्छा। वो पुलिस वाले घोड़े जो ले लिए उसमें वो जो जिस घोड़ी पे मुझे बिठाया गया, हुँ, हुँ, वो जैसे ही मैंने उसको एक कमांड दी, उसकी हुँ। दोनों पीछे की दोनों टाँगें फँस गईं अच्छा। और घोड़ी जो है वो ऐसे पीछे की तरफ ज़मीन पर गिरी। अरे! मुझे लिए हुए, मैं ऊपर था और हुँ, मुझे हुँ, लिए हुए ज़मीन पर गिर गई। मैं करीब 45 मिनट तक अनकॉन्शियस रहा, मुझे नहीं पता है। हॉस्पिटल में जाके मुझे होश आया और हुँ, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि 72 आवर्स तक आपको 72 घंटे तक आपका हम लोग देखेंगे, ऑब्ज़र्वेशन में रखेंगे। लेकिन वहाँ एक डॉक्टर थे प्रमोद, उन्होंने वो आकाशवाणी में भी आते थे, नाटक के कलाकार थे। तो वो हुँ, हुँ, चूँकि थे तो उन्होंने फिर वो मुझे छुट्टी दे दी, उन्होंने कहा कुछ ऐसा हुआ तो आ जाइएगा। तो इस तरह हुँ, से वो तो बच गया। लेकिन शूटिंग में क्या हुआ कि जब शूटिंग वहाँ बेतिया में होती थी, तो हुँ। उसमें जो वो घोड़ा था ना, वो घोड़े थे लॉ एंड ऑर्डर वाले, वो शूटिंग वाले घोड़े थे नहीं। हाँ, अब जैसे ही ये एक्शन कहे, वो घोड़ा हुँ, उछलना शुरू कर दे और मुझे नीचे गिरा दे हुँ, 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 और मुझे नीचे गिरा देता था तो उसका एक पाँव जो है, हुँ। एक या आगे के दोनों पाँव मेरे दाहिने घुटने पर पड़ते थे हमेशा। ओह! तो उसमें मुझे बड़ी चोट लग गई, बड़ी गहरी चोट लगी और अरे! मैं बिल्कुल चलने-फिरने से बिल्कुल ही नाकाम सा हो गया। हुँ, 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 तो हुँ, वहाँ वहाँ फिर वो मेरी मालिश-वालिश उसने कराई, वो मालिश भी एक अजीब तरह का था, वो ले गए मुझे वहाँ पे और उसने कहा कि मालिक हाँ, आवत नहीं। तो वो जो है 2 बड़ी-बड़ी बल्लियाँ मैंने देखा उठाए हुए और एक मोटी-सी रस्सी लिए हुए आ रहा है। मैंने कहा, "ये हुँ, बल्लियाँ क्या करोगे?" बोला कि आपकी हुँ। टाँग में बाँधेंगे। मैंने कहा, "अरे! ओह! मेरी टाँग में क्यों बाँधोगे? मैं कोई जानवर हूँ?" बोला, "नहीं, नहीं, जब ये हमारा इधर ये गाय ऐसे ही का इलाज होता है। गाय या भैंस का जब कोई टाँग माँगे सजा है तो मैंने कहा भैया बख्श दो, मैं नहीं कराऊँगा ये, मुझे जाने दीजिए। हुँ, तो हुँ, उसने हुँ, क्या किया कि अच्छा वो तो उसके मालिक ने कहा कि तब ऐसा करो थोड़ा मालिश कर दो। तो उसने तेल लेके मालिश कर दी उसने। अब वो मैं हुँ, थोड़ा लँगड़ा के जो चल रहा था उसके बाद वो लँगड़ाने से भी मैं लाचार हो गया। फिर लोगों हुँ। ने उठा के मुझे गाड़ी में रखा और किसी तरह से मैं आया। तो और वो पूरा सीरियल जो है, जो शूट हुआ वो मेरे उस पेन में ही हुआ। मुझे लोग उठा के घोड़े पे बिठाते थे अरे! और उसमें बहुत चीटिंग शॉट्स होते थे हुँ, और हुँ, उससे मुझे एक ये भी पता लगा कि फ़िल्म में कितनी चीटिंग होती है, कितना हुँ, चीट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। था हाँ, और वो बड़ा अ, अजीब थे। चलिए ये प्रसंग मुझे याद आ गया तो मैंने कहा कि ये बड़ा हाँ, रोचक नहीं अच्छा था आपका। है। रोचक तो है तो ही। और वो तो उसका उसका खमियाज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ कि अब तो मैं अब तो तो उतना पेन है कि अब तो आप घोड़े के नज़दीक भी जाने से डरते होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं और वहाँ पे वो सिखा दिया गया है ना कि आप कैसे चीट कर सकते हैं। तो हाँ, 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 तो वही बिल्कुल। मुझे घोड़े पे का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं डायरेक्टर को कहता भैया ये सब कराने की क्या ज़रूरत है? हम जो है एक टेबल पे बैठ जाते हैं या
हाँ, स्कूल वो पे बैठ जाते हैं। बैक हाँ, प्रोजेक्शन से हो जाता है वो सारा हाँ, कुछ नहीं फ़िल्मों में। इतना वो जो है ना, आप शॉट ले रहे हैं तो यहाँ तक अभी आपका तो बहुत मिड सारे शॉट, टेक्निक्स आ गए हैं। हाँ, जी। मिड 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 शॉट तक ले लिया जी, और जी, उसमें जी। वो सारे शॉट्स वैसे ही लिए गए थे। हाँ, हाँ, जी, हाँ, हाँ। लेकिन वो और भी काम लोग करके वो जुड़े बताया, हाँ, बड़ा बहुत अच्छा लगा। और भी हाँ, लोग जुड़े हैं, अंजू भारती जुड़ी हुई हैं अच्छा, और जी, हुँ, और अंजू चंद्रा जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अ, वाह! ये मज़ेदार। सारे लोग सुशील शर्मा जुड़े हुए हैं कहीं पर अरे वाह! लिखे सुशील, सुशील शर्मा। सुशील हाँ, बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है वो। हाँ, हँसमुख बहुत, बहुत वेरी जॉली, वेरी लाइवली। हम लोग आज भी रेडियो के कई नाटकों में एक साथ रहे हैं। मंच पर हाँ, तो एक हाँ। साथ रहने का मौका नहीं मिला, हुँ, लेकिन हुँ। रेडियो में बहुत रेडियो का सबका बहुत बहुत स्नेह रहा मैंने, ये अखिलेश्वर जी, 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 जी। हाँ, अखिलेश्वर तो सतीश जी बहुत मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये समय ऐसे ही चलता रहे, समाप्त नहीं हो, खत्म नहीं हो, लोगों को भी आनंद आ रहा है। हुँ, लोग हुँ। जुड़े हुए हैं और टिप्पणियाँ कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। और सबसे बड़ी कि जो इंटरनेट देवता की कृपा बनी रही अब तक। नहीं अच्छा लगा, अच्छी बातें हुई और जी, रंगमंच की जो असल जिस बात पे हम लोग मिले हैं वो रंगमंच की एक समस्या है, वो उसको मुझे जी, जी। लगता है कि हमारे सारे रंगकर्मी मित्रों को इस पे बहुत गहरे से विचार करना चाहिए। हुँ, और हुँ। जो मैं मुख्य बात एक और भी कहना चाह रहा था, उसमें वो जी। बात नहीं हो पाई, वो ये है कि आज कोरोना काल में हमारे जो भी नाटक हो रहे हैं, हमको अब सबको ये देखना ज़रूरी है कि हम कम से कम खर्च में कैसे नाटक कर सकें। खर्चे हमारे कहाँ कम हो सकते हैं, चूँकि अभी दर्शक आपके पूरे आते नहीं हैं। दिल्ली में भी जैसे उन्होंने एक लिमिटेशन बाँध रखी है, फिर टिकट का किराया है, फिर टिकट है, फिर हॉल का किराया है। तो ये कैसे कम हो सकें कि हम अधिक से अधिक प्रदर्शन ज़्यादा कर सकें, इस पर बहुत गहरा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी दर्शकों की संख्या नहीं बढ़ेगी, हमारा नाटक, हमारा रंगमंच सर्वाइव नहीं करेगा। हम जो सरकार से ये कहते हैं ना कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है, चूँकि वो क्या ध्यान दे? हमें तो वो जानती ही नहीं है। हुँ, रंगकर्मी कितने हैं, क्या है, क्या किस वो कैसा काम करते हैं, क्या है, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, वो देखने भी नहीं आते हैं। वो हुँ, लोग कहने वाले भी नहीं हैं। हुँ, हुँ। हम संस्कृति के वाहक ज़रूर हैं, तो लेकिन हमने अपने आप को बहुत सीमित कर रखा है। तो इसलिए जब तक हमारा दर्शक वर्ग बढ़ेगा नहीं, हमारे लिए कोई दूसरा आवाज़ उठाएगा ही नहीं बिल्कुल, और हमें बिल्कुल। खुद भी अपनी आवाज़ उठानी है और दर्शक भी अगर साथ होगा तो वो हमारे लिए बोलेगा, हमारे लिए बात कर सकता है। दर्शक वर्ग को तो तैयार करें, दर्शक वर्ग तैयार करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जी। हमको निरंतर शोज़ करने चाहिए। आप ये हुँ, देखिए ना, मैं हर जगह ही ये बात कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ और इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। अगर पटना की आबादी इस समय आपकी 20 लाख होगी, जी। कितनी है? 20 लाख है। अब हम नाटक करते हैं और उसमें 400 लोग आते हैं। फिर दूसरे नाटक किए, वही 400 आ गए। तो 400 ही दर्शक हुए ना पटना में। हुँ, तो हुँ। 400 दर्शकों से क्या रंगमंच चल सकता है, जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब जैसे आपके यहाँ देखिए पटना में कालिदास रंगालय है, आपका प्रेमचंद रंगशाला है, रवींद्र भवन है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हर रोज़ इन तीनों स्थलों पर एक-एक नाटक हो? क्यों नहीं हो रहा है? हमको इस पे सोचना चाहिए, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए, ताकि और दर्शक जी। रोटेट कर सके और शहर चूँकि बड़ा है, फैल गया है, हुँ, तो सब हुँ। जगह हो सके। हम बिल्कुल। छोटे-छोटे जगह तलाश कर सके जहाँ पे हम इन नाटकों को कर सकते हैं। तो पटना में आपके नए रंगकर्मी बहुत हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका। जी। अब जिनको उम, संगीत नाटक अकेडमी से भी अवार्ड्स मिले हैं। हुँ। अभी सोमा चक्रवर्ती जुड़ी हुई हैं आपके हाँ, साथ। हाँ, सोमा सोमा बहुत अच्छा काम, ये तो अभय के साथ हैं, तो अभय अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 1 या 2 संस्थाओं से नहीं होगा ना, सारी संस्थाओं को करना पड़ेगा। आप जब तक ये नहीं सोचते हैं कि मैंने एक नाटक के 100 प्रदर्शन करने हैं, तब तक आप सफल नहीं हैं।
जब हम नौकरी करते हैं तो हम हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन ऑफिस जाते हैं ना भाई। तो अगर हम इससे रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं, तो मुझे हर 5 दिन तो कम से कम या 4 दिन तो शोज़ करने चाहिए हफ्ते में। बिल्कुल। अगर ये नहीं हो रहा है, तो ये हमारे में अंदर कहीं कमी है, हमको वो तैयारी करनी चाहिए, हमको वो मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम उसको कर सकें। बिस्मिल्लाह खां अवार्ड जो है हमारे नए रंगकर्मियों को बहुतों को मिला है। विजेंद्र टांक है, उसने अच्छा काम किया है। आपका रणवीर रणधीर है, वो बहुत अच्छा काम अभी कर रहा है। रविकांत है, वो अच्छा काम कर रहा है। बल्लू आपका बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छे अभिनेता ऐसे कितने राजन हैं, कितने अच्छे अभिनेता हैं जो आपके लगातार काम अच्छा कर रहे हैं। तो ये लोग आगे निकल कर आए हैं। और एक और सुषमा सिन्हा जुड़ी हैं आपसे, वो याद कर रही हैं आपको। अच्छा, नमस्कार, आपके कला नमस्कार। संगम में सुषमा सिन्हा थी हाँ, और हाँ। उन्होंने लिखा है कि एक्टिंग सुषमा क्या होती है, ये आपसे सीखी उन्होंने। सुषमा ने भी बड़ी मेहनत की और हाँ, हाँ, बड़ी एडवर्स स्थितियों में ये घर से बाहर आके हमारे साथ हाँ। जाती थी, बाहर जाती थी, काम करती थी। तो हुँ, हमारे यहाँ लड़के-लड़कियों के टैलेंट में कमी नहीं है। नए जितने भी लड़के आ रहे हैं या हमारे समय में भी हमने कला संगम ने लगभग 70-80 लड़कियां महिलाएं स्टेज को दी। हुँ, बिल्कुल। लेकिन अब ये चूंकि रंगमंच कैरियर नहीं हो सकता, इसलिए इन सब कलाकारों को अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लगभग 300 के आसपास जो है मेल आर्टिस्ट दिए कला संगम ने, रंगमंच हुँ, पर आए सारे के सारे। अब चूंकि रंगमंच से रोजी रोटी नहीं चल सकती, इसलिए दूसरे क्षेत्र उनको ढूंढने पड़े। तो ऐसा कुछ बने, क्योंकि इतनी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, और अब तो काफी रेप्यूटेड कंपनीज भी हैं। तो बिल्कुल। इनको उस तरह से मुझे लगता है कुछ बैठ के गंभीरता से विचार करना चाहिए इस पे। आपको पुंज अच्छा काम करता है। प्रकाश पुंज। हाँ, ये बहुत-बहुत तो सतीश हमारे जी। यहाँ अब एक कला संगम में आशीष था। आशीष भी एक बड़ा जी। अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा जी। गाता था, बहुत अच्छा लेखक है, नाटक अच्छा लिखता है। लेकिन हुँ, अब चूंकि रंगमंच में कोई ऐसी स्थिति नहीं, तो अखबार में जाना पड़ गया। तो अखबार हुँ, में वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत जी, बढ़िया कर बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जो रंगमंच पे वो ये दे सकते थे, अपना अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते थे। धर्मेंद्र हुँ, मोहन है, इतना बढ़िया नाल बजाता है, इतना बढ़िया आर्टिस्ट है, इतना बढ़िया एक्टर है। क्योंकि इन्होंने सबने मेरे साथ काम किया हुआ, तो मैंने इनको देखा हुआ है। एक तो ये सारे काम करने वाले इतना बढ़िया कर सकते थे, लेकिन रंगमंच अगर वो स्थान दे, तो रंगमंच के लिए वैसा स्थान हमको बनाना पड़ेगा। बनाना ये हम सबकी मिलके हुँ, मेहनत से होगा, किसी एक व्यक्ति के मेहनत से नहीं होगा। हमने तो कला संगम की तरफ से, जब कला संगम के पास अपना सामान था सब बनाए, तो हम तो लोगों को अपना सामान भी दे देते थे। अब ये संजय उपाध्याय ये अ, विदेशिया नाटक कर रहा था। अब उस समय हमने विदेशिया शैली में हम नाटक कर रहे थे। इसको कपड़ों की जरूरत थी, कॉस्ट्यूम की जरूरत थी, तो विदेशिया के लिए, अपने विदेशिया के लिए हमारे यहाँ से मुझसे लेके गया था। हमने कोई किराया नहीं लिया था, हुँ, ले हुँ, लिया, ठीक है। एक और इप्टा को नाटकों में स्टेज की जरूरत थी, सेट की जरूरत थी। हमारे यहाँ से सेट ले गया विनीत मांग के 2 नाटकों के लिए। हुँ, हुँ। हमने कोई किराया नहीं अंजुला लिया। अंजुला मेरे ये जी, कहने का मतलब है, इस तरह का जी, एक जी, एक सद्भावना, आपस में एक-दूसरे के प्रति बिल्कुल। प्यार, एक-दूसरे के प्रति निष्ठा, वो यही बहुत बहुत है। ज़रूरी है। तो ज़ अगर ये नहीं है आपके अंदर, तो आप फिर, क्योंकि इतिहास फिर हमें माफ़ नहीं करेगा। हुँ, हुँ, इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। जी। हमें ये और सोचना है ये। सतीश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। अंजुला कुमारी अभी जुड़ी हैं, वो अभी अरे आपके वाह! साथ। अंजुला, हाँ, तो अंजुला, वो संजुला दोनों बहनें, जी, ये जी। हुई है ना? हाँ, हाँ, ये भी तो हमारे साथ रेडियो अभी में। देखिए श्यामल बनर्जी अभी जुड़े। अच्छा, वो आपको याद कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छा, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन देखिए समय हमारा निकलता जा रहा है, अब 2 घंटे की अवधि पहुँचने वाली है अच्छा, और हमारी अरे जी, वाह! 1 घंटे पता 50 ही नहीं मिनट लगा होने वाला है पता था। और नहीं, पता बहुत नहीं अच्छी, लगा और हाँ, बहुत अच्छी हमेशा आपकी आपको सुनना बातें थी।
आपको सुनना हम सब लोगों अरे! को बहुत अच्छा लगता है, आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है और आपने जो कुछ किया वो तो उसको इतिहास भुला नहीं पाएगा कभी और रंगमंच आपका ऋणी तो है ही, बिहार का, नहीं, नहीं, पटना का। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अ, मेरा अपना ये था इसमें कि लेकिन मैं लेकिन इसमें बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे अंतिम वाक्य के तौर पे कि अब आप कोई नाटक लेके पटना कब आ रहे हैं? बहुत बार ये योजना बनाई हमने, नीलेश, अभय और विनीत, सब लोगों ने, कि हम लोग कुछ इस तरह से कर सकें। ऐसा हुँ, कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर आना चाहता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है हाँ, काम जी, करने की, जी, कि जी। मैं उस तरह का काम फिर से एक बार आके पटना में अपने जो जो नए लड़के-लड़कियाँ हैं, हुँ, उन्होंने सिर्फ़ मेरा नाम ही सुना है या अभी कोरोना काल में मुझे इसमें हाँ, देखा हुआ है, हाँ, लेकिन हाँ। काम नहीं देखा है, काम मेरे साथ नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि उन सब बच्चों के साथ भी काम करें हम और सब बड़े लोग चाहते हैं, नए हम सब नए लोग हाँ ये जी, हम सारे सब लोग नए चाहते हैं। बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। कि हम सब लोग चाहते हैं कि आप आएँ यहाँ और महीने में 1 बार तो ज़रूर आएँ। एक नाटक भी हाँ, करें और ज़रूर, बड़ा अच्छा ज़रूर, लगेगा। हम ज़रूर। सब लोगों के साथ हम सब लोग चाहते हैं कि आप आएँ, आपका स्वागत रहेगा यहाँ और धन्यवाद। बहुत-बहुत मैंने आपका आभार, धन्यवाद किन शब्दों में मैं किशोर करूँ मैं बता नहीं सकता। किशोर किशोर जी, मुझे अपने घर में आने के लिए क्या स्वागत कराना पड़ेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वागत नहीं कराना पड़ेगा लेकिन लेकिन छोटे भाई की तरफ से जितने छोटे भाई-बहन आपके हैं, वो सब तो आपका ढेरों आशीर्वाद है आपको। आप मेरे बस साथ हैं, आप मेरी सबको बाजू में हैं। आशीर्वाद दें। जी, जी। तो तो ये मुझे बहुत शक्ति देता है और जीने की अदम्य इच्छा अंदर पैदा करता है। इसीलिए मैं आज भी 19 साल का हूँ। आहाहा! क्या बात है, वाह! तो चलिए आपको ये बहुत-बहुत आप लोग जी, हाँ, अपना प्रणाम ध्यान आपको। रखिए, ध्यान रखिए अपना। अभी पता नहीं, दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत है हाँ, और हाँ, हाँ। वहाँ भी ऐसा ही है, चूँकि ये खत्म सब नहीं हुआ जगह है। हाँ, हाँ, नहीं। धोखे में नहीं रहें कि हमें कुछ हाँ, नहीं होगा। सब हुँ, लोग हुँ। अपना ख़्याल रखिए। जी, और आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जिन्होंने भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको नमस्कार, प्रणाम। फिर जी। कभी मुलाकात होगी। सो ज़रूर, धन्यवाद। ज़रूर। नमस्कार। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।